मैंने जैसे ही अपनी आंखें खोलीं, सीधा एक वॉर जोन में आ गिरा। सामने 3 गुंडों ने एक लड़की को चारों तरफ से घेर रखा था। मोटा सा ब्लंड गुंडा गंदी मुस्कान के साथ बोला, डर मत छोटी बहन, बड़ा भाई आज तेरे साथ बहुत अच्छे से पेश आएगा। पतला हरे बालों वाला गुंडा हंसते हुए बोला, हम सब बहुत समझदार लोग हैं। और डेमन लॉकहार्ट बस शैतानी मुस्कान लिए ऐसे खड़ा था जैसे असली तमाशा अब भी शुरू भी नहीं हुआ हो। रेन मार्लो पीछे दीवार से पूरी तरह सट चुकी थी। अब पीछे हटने की कोई जगह नहीं बची थी। उसने धीरे से अपनी स्लीव में छिपा हुआ चाकू निकाल लिया। तभी मेरे दिमाग में बिजली सी गिरी। मैं एक नोवेल के अंदर ट्रांसमाइग्रेट होकर उसी विलेन के शरीर में आ चुका था जिसे आगे चलकर फीमेल लीड इसी चाकू से मार डालने वाली थी। तभी मेरे दिमाग में एक मैकेनिकल आवाज गूंजी, होस्ट, तुम्हारी शुरुआत हेल मोड से हो रही है। मैं कुछ सेकंड के लिए पूरी तरह जाम हो गया। ये जगह कहाँ है? मैं यहाँ क्यों हूँ? हेल मोड मतलब घर वापस जाने वाली हर राह पहले से ही बंद। क्या मैं वापस भी जा सकता हूँ? तभी सिस्टम बोला, अगर वापस गए तो तुम्हारी कॉन्शियसनेस इरेज हो जाएगी, यानी सीधी मौत। तभी पास से किसी ने आवाज लगाई, बॉस, बॉस। मैंने मुड़कर देखा। दोनों गुंडे चापलूसी भरी मुस्कान के साथ मेरे पास आ गए। क्या हुआ बॉस? हम तो बस आपका बदला दिला रहे हैं। दूसरा बोला, हाँ बॉस, पिछली बार इस लड़की ने आपकी बेइज्जती करने की हिम्मत की थी। आज इसे जिंदगी भर का सबक मिलेगा। मैंने भौहें सिकोड़ लीं। मन ही मन सोचा, ये तो इतनी नाजुक लग रही है। तभी मेरे दिमाग में बिल्ली जैसी आवाज वाला सिस्टम तुरंत चिल्लाया, होस्ट, इसकी शक्ल देखकर धोखा मत खाना, मियाओ। ओरिजिनल स्टोरी के हिसाब से इसी के पास वो डैगर है जिससे एक दिन तुम्हारी मौत होने वाली है। मेरी रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। इन्हें अब और नहीं करने दे सकता। अगर ये सब चलता रहा तो मेरा करप्शन मीटर 100 के पार निकल जाएगा। तभी अभी अभी हुई सारी यादें मेरे दिमाग में घूम गईं और अचानक मुझे एक आइडिया आया। मैंने मोटे ब्लॉन्ड गुंडे को जोरदार लात मारी और ठंडी बेरहम आवाज में बोला, सबक सिखा रहे थे तुम दोनों निकम्मों से? दोनों के चेहरे जम गए। मैं गर्जा, मैंने कहा था इसे सबक सिखाओ और तुम लोगों ने ये हाल किया। आधा घंटा हो गया, इसके कपड़े तक नहीं फटे, इसे कहते हो सबक? अंदर से मेरा दिल रो रहा था, लेकिन चेहरे पर जरा भी असर नहीं आने दिया। मोटा गुंडा ठंडे पसीने में भीग गया। आप सही कह रहे हैं बॉस, हमसे गलती हो गई। अभी मैंने उंगली दिखाकर बीच में ही रोक दिया। दफा हो जाओ, सीधी बात समझ नहीं आती? निकलो यहां से, मेरी आंखों के सामने मत खड़े रहो। तभी सिस्टम आलस भरी आवाज में बोला, होस्ट, अभी जो ड्रामा किया उससे रेन तुम्हें और ज्यादा नफरत करने लगी, मियाओ। करप्शन मीटर +2, करंट 88%, मियाओ। मैंने मन ही मन दांत भींच लिए। मैं यहां खुद को स्प्लिट पर्सनालिटी तक बना रहा हूं और फिर भी मीटर बढ़ रहा है। आखिर ये सिस्टम करप्शन मीटर गिनता कैसे है? क्या मुझे भी उन दोनों के साथ मिलकर उसे परेशान करना चाहिए था? तभी सिस्टम सबसे इरिटेटिंग अंदाज में बोला, होस्ट चाहें तो ट्राई करके देख सकते हैं मियो। कभी कभी अजीब हरकतें अजीब रिजल्ट देती हैं मियो। मेरा दिमाग पूरी तरह खाली हो गया। कुछ तो करना पड़ेगा। किसी तरह ये करप्शन मीटर कम करना होगा। तभी नजर जमीन पर बिखरी उसकी किताबों पर पड़ी। शायद उसकी किताबें उठाकर दे दूं, लेकिन अगले ही पल दिमाग ने जवाब दिया, जो इंसान अभी अपने आदमियों से उसे परेशान करवा रहा था, वही अचानक उसकी किताबें उठाने लगे। कोई भी इसे देखकर शक करेगा, लेकिन अब जान बचानी थी। आज जो होगा देखा जाएगा। फैसला करते ही मैं किताबें उठाने के लिए झुक गया। तभी सिस्टम पागलों की तरह चिल्लाने लगा, टारगेट की इमोशंस तेजी से बढ़ रही है, डेंजर लेवल बढ़ रहा है, करप्शन मीटर +3, करंट 91%, मियाओ। मैंने उसकी बात पूरी तरह नजरअंदाज कर दी। किताबें उठाई, मन ही मन बड़बड़ाया कि कितनी गंदी हो गई हैं। उन पर लगी धूल झाड़ी और उसकी तरफ बढ़ाते हुए मुंह से बिल्कुल उल्टी बात निकाली, तुम्हें देखना भी आंखों में चुभता है। पहली बार रैन ने मेरी तरफ नजर उठाई, लेकिन उसकी आंखों में नफरत नहीं थी, बस किसी मरी हुई चीज को देखने जैसी ठंडी खाली शांति थी। उसने बेहद शांत आवाज में कहा, तुमने ही इस पर पैर रखा था, तुमने ही इसे गंदा किया। अब चाहे साफ करो या नहीं, ये गंदी तो रहेगी ही, इसलिए हिसाब बराबर। इतना कहकर वो नीचे बैठी,
खुली हुई किताब के कुछ पन्ने पलटे, फिर एक एक करके बाकी बिखरी किताबें उठाईं। आखिर में वो सारी किताबें सीने से लगाकर बिना एक बार भी पीछे देखे वहां से चली गई। मैं अनायास अपना माथा मलने लगा। उसने तो मेरी पूरी हरकत ऐसे इग्नोर कर दी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मेरी इतनी बड़ी एक्टिंग सीधा मजाक बनकर रह गई। मेरा चेहरा गुस्से और बेइज्जती से लाल हो गया और मैं चिल्लाया, हे, आई एम टॉकिंग टू यू। डिंग। टारगेट की होस्ट के लिए हेट्रेड अपनी पीक पर पहुंच गई है। हर तरह की कम्युनिकेशन रिजेक्ट कर दी गई है। मियाओ। करप्शन मीटर +4। करंट 95%। मियाओ। कॉन्ग्रेचुलेशन होस्ट, तुम दोबारा मरने से बस एक बड़ा कदम दूर हो। तभी इथन रीड भागता हुआ आया। उसके हाथ से बास्केटबॉल छूट कर एक तरफ लुढ़क गई। वो जल्दी से रेन के सामने पहुंचा, उसके कंधे पकड़ ली और घबराई आवाज में बोला, उन्होंने फिर से तुम्हें परेशान किया? तुम ठीक हो? फिर उसने रेन को अपने पीछे कर लिया और दांत भींचते हुए मेरी तरफ देखा। टेमन लॉकहार्ट, फिर तुम आखिर चाहते क्या हो? मेरी आंखें फैल गईं। गजब, अब असली मेल लीड भी आ गया। ईथन की नजर में मैं अभी एक रंगे हाथों पकड़ा गया बुली था। तभी सिस्टम बोला, मियो, ओरिजिनल मेल लीड ईथन डिटेक्ट हो चुका है। राइवल स्टोरी लाइन ट्रिगर। काइंडनेस अब ह्यूमिलिएशन का नया रूप बन चुकी है। मैक्स डिवोशन रूट पर स्विच करने की सलाह दी जाती है। मियाओ। मैं मन ही मन बड़बड़ाया। मैक्स डिवोशन मतलब मेल लीड के सामने ही फीमेल लीड को छीनना। लेकिन जान बचानी थी, आज हर हद पार करनी ही पड़ेगी। फैसला करके मैं धीरे धीरे उन दोनों की तरफ बढ़ा। रैन साफ डर गई। तभी मैं अचानक जोर से हंस पड़ा। ईथन ने मुट्ठियां भींच ली। हंस किस बात पर रहे हो? उसने गुस्से में कहा। मैंने उसे पूरी तरह इग्नोर किया और सीधा रेन की तरफ बढ़ गया। एथान ने हाथ फैलाकर मुझे रोक लिया। अब क्या चाहिए तुम्हें? मैंने उसे धक्का देकर रास्ते से हटा दिया। वो खुद को संभाल कर फिर मेरे सामने आ गया। इस बार मैंने और जोर से धक्का दिया, जिससे वो कई कदम पीछे लड़खड़ा गया। सिस्टम हंसते हुए बोला, होस्ट, मैं भी देखना चाहता हूं कि प्यार में पागल एक बेवकूफ दुनिया कैसे बचाएगा। मियाओ। मैंने बिल्कुल शांत होकर अपनी जैकेट उतारी। मुझे कपड़े उतारते देखकर ईथन तुरंत फाइट के लिए तैयार हो गया। लेकिन मैंने बस जैकेट उठाकर हल्के से रेन के कंधों पर डाल दी और ठंडी आवाज में बोला, इसे पहन लो, तुम्हारे कपड़े मेरी जूतियों से भी ज्यादा आंखों में चुभ रहे हैं। रेन की उंगलियां जैकेट पर हल्का सा कस गईं। ईथन की भौहें सिकुड़ गईं। लेकिन रेन के चेहरे पर कोई और रिएक्शन नहीं था। मैंने मन ही मन सिर पकड़ लिया। इससे ज्यादा सेकंड हैंड एम्बेरसमेंट कोई कैसे झेल सकता है? इससे अच्छा तो अभी मुझे चाकू मार दो। इथान की मुट्ठियां भींची हुई थीं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। टिंग। होस्ट का व्यवहार बेहद एरोगेंट माना गया। करप्शन मीटर -2। करंट 93%। मियाओ। मेरी मुट्ठियां धीरे धीरे ढीली पड़ गईं। कम हो गया। सच में कम हो गया। मतलब लोगों को ह्यूमिलाइट करने से भी करप्शन मीटर घटता है? आखिर इस फीमेल लीड के दिमाग में चल क्या रहा है? ईथन की आंखों में आग जल उठी। डेमन, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ये सीधा सीधा उसकी बेइज्जती है। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसने रेन के कंधों से जैकेट खींच लिया और उसे फेंकने के लिए हाथ उठा दिया। मैंने तुरंत उसकी कलाई पकड़ ली। पकड़ ज्यादा मजबूत नहीं थी, फिर भी वो खुद को छुड़ा नहीं पाया और दांत भींच कर मुझे घूरने लगा। मैंने पूरी अकड़ के साथ कहा, वो मेरी है, उसके साथ साथ उसकी हर चीज भी। जब चाहूं छूऊं, जब चाहूं फेंक दूं। तुम बीच में बोलने वाले कौन होते हो? इथन का गुस्सा फट पड़ा और उसने सीधा मुक्का चला दिया। मैं एक तरफ हट गया, उसका पंच बचाया और उसे धक्का देकर दीवार से दे मारा। मैं हंसते हुए बोला, इतनी घटिया मूव्स लेकर हीरो बनोगे? लड़की बचाओगे? निकलो यहां से। तुम्हें देखकर ही आंखें गंदी हो रही हैं। इथन जमीन पर बैठा गुस्से से जल रहा था, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा था। रेन नीचे झुकी, जैकेट उठाई, उस पर लगी धूल झाड़ी, उसे बड़े आराम से फोल्ड किया और सीने से लगा लिया। उसने मुझे एक लंबी नजर से देखा, कुछ नहीं कहा और मुड़कर चली गई। ईथन तुरंत जमीन से उठा और उसके पीछे भागा। रेन, उसकी बातों पर ध्यान मत दो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। मैं वहीं खड़ा रह गया। उसने जैकेट रख ली? ये आखिर कौन सी चाल थी? मैं खाली पड़ी उस गली को बस घूरता रह गया। अगली सुबह मैं उसी रास्ते पर पहले से इंतजार कर रहा था जहां से रेन स्कूल जाती थी। पेड़ से टिककर मैंने सारी बातों पर फिर से सोचा। मैक्स डिवोशन रूट काम कर रहा था
तो अब पूरा उसी पर खेलूंगा। थोड़ी देर बाद रेन दिखाई दी। मैंने उसके सामने ब्रेकफास्ट बढ़ा दिया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आया, वो हिली तक नहीं। मैंने कहा, ले लो। फिर भी उसने हाथ नहीं बढ़ाया। आखिर मेरा सब्र टूट गया। टेक इट। मैंने ब्रेकफास्ट उसकी तरफ और आगे कर दिया। आसपास के स्टूडेंट्स धीरे धीरे फुसफुसाने लगे। वो फिर से रेन को परेशान कर रहा है। चारों तरफ कानाफूसी बढ़ती गई और मैं अनायास भौहें सिकोड़ बैठा। रेन ने मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा और सीधे मेरे पास से निकल गई। टिंग। गिफ्ट गिविंग फेल्ड। मियाओ। करप्शन मीटर +1। करंट 94%। मियाओ। मेरा चेहरा तुरंत काला पड़ गया। एक ही रात में फिर वहीं आ गया जहां से शुरू किया था। सिस्टम बोला, होस्ट, लगता है सिर्फ पैसे दिखाने से काम नहीं चलेगा मियाऊ। इस कैट के रोमांस नॉवेल डेटाबेस के हिसाब से यहां जरूरत है सिंसेरिटी की। मियाओ। मैं बड़बड़ाया, सिंसेरिटी? आखिर सिंसेरिटी होती क्या है? क्या उसके सामने घुटनों पर बैठकर उसे खाना खाने की भीख मांगूं? छोड़ो, अब जो होगा देखा जाएगा। मैं मार्केट गया, सामान खरीदा और रेन के लिए अपने हाथों से लंच बॉक्स बनाया। मैंने लंच बॉक्स उसकी तरफ बढ़ाते हुए नरम आवाज में कहा, रेन, ये ले लो। उसने फिर भी हाथ नहीं बढ़ाया। बिना चाहे मेरी आवाज फिर सख्त हो गई। टेक इट। उसका हाथ एक पल के लिए रुका, लेकिन उसने फिर भी लंच बॉक्स नहीं लिया। तभी मेरी नजर उसके बैग में रखे उस नाइफ पर पड़ी। सिस्टम तुरंत उछल पड़ा। ओहो, चाइल्डहुड ट्रॉमा डैगर आ गया। मियाओ मियाओ मियाओ। फ्रेंडली रिमाइंडर, यही वो चीज है जो एक दिन तुम्हारे सीने के आर पार जाएगी मियाओ। मैंने मन ही मन गाली दी। भाड़ में जाए मिशन, पहले अपनी जान बचानी है। रेन कुछ पल चुपचाप सोचती रही। फिर आखिर उसने हाथ बढ़ाया और लंच बॉक्स ले लिया। टिंग। टारगेट ने तुम्हारा जेस्चर एक्सेप्ट कर लिया मियाओ। अफिनिटी पॉइंट्स +2। मियाओ मियाओ मियाओ। मैं अपने खाली हाथों को बस घूरता रह गया। वो लंच बॉक्स लेकर बस चली गई। ये लंच बॉक्स उसने मुझे टालने के लिए लिया था, या सच में उसे मेरे हाथ का बनाया खाना पसंद आया? तभी सिस्टम ताना मारते हुए बोला, अ वुमन्स हार्ट इज अ नीडल एट द बॉटम ऑफ द सी। मियाओ। मैं झुंझला कर बोला, गेट लॉस्ट। उसके बाद मैं स्कूल पहुंचा और आज फिर लेट था। विलन बनना सच में बहुत स्ट्रेसफुल जॉब थी। मुझे देखते ही आसपास के सारे स्टूडेंट्स ऐसे रास्ता छोड़ने लगे जैसे कोई भूत देख लिया हो। मैं आराम से चलता हुआ मन ही मन बड़बड़ाया, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरी बेइज्जती की परेड निकल रही हो। मुझे कहीं शांत जगह चाहिए थी ताकि अगला मूव सोच सकूं। तभी कॉरिडोर में अचानक एक तेज आवाज गूंजी, रेन, स्टॉप राइट देयर। मेरे कदम वहीं रुक गए और मेरी नजर ठंडी पड़ गई। बिना ज्यादा सोचे मैं आवाज की तरफ मुड़ गया। क्लो क्विन की आवाज जानबूझकर तानों से भरी हुई थी। अरे अरे, देखो तो कौन है, हमारी छोटी सी म्यूट गर्ल। उसके होठों पर तिरछी मुस्कान आ गई। वो लंबी सांस खींच कर बोली, सुना है आज बॉस खुद तुमसे मिलने आया था, ऊपर से तुम्हारे लिए कुछ लेकर भी आया। उसने लंच बॉक्स की तरफ देखकर मजाक उड़ाया। बस, ये सस्ता सा लंच बॉक्स? क्लोई और उसके पीछे खड़ी लड़कियां जोर जोर से हंसने लगीं। बॉस अपने डॉग को जिस बाउल में खाना खिलाता है, वो भी इससे अच्छा होगा? रेन गुस्से से कांप उठी। तभी एक लड़की हंसते हुए आगे बढ़ी और लंच बॉक्स छीनने लगी। चलो देखते हैं, इसमें ऐसा कौन सा खजाना छिपा है। रेन ने लंच बॉक्स को पूरी ताकत से सीने से लगा लिया और छोड़ने से साफ मना कर दिया। क्लोई का गुस्सा फूट पड़ा। नखरे दिखा रही है, छीन लो इससे। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि वो अपनी 2 क्रोनिस के साथ रेन पर झपट पड़ी। दूसरी तरफ रेन बस लंच बॉक्स को कसकर पकड़े कांप रही थी। मैं सीढ़ियों के मोड़ से ये सब देख रहा था और मन ही मन खुद को कोस रहा था। भाग जा, किसी और को ये झंझट संभालने दे, यही प्लान था। लेकिन मेरे पैर खुद ब खुद दौड़ पड़े। मैं तेजी से सीढ़ियां चढ़ा और जोर से चिल्लाया, स्टॉप। क्लोई एक पल के लिए जम गई, फिर तुरंत मीठी मुस्कान के साथ बोली, बॉस, आप आ गए? मैंने उसे ठंडी नजर से देखा। हाँ हाँ, एक्टिंग करती रहा। क्लोए जल्दी से मेरे पास आ गई। मेरा चेहरा और सख्त हो गया। किसने कहा था उसे हाथ लगाने के लिए? क्लोए का कॉन्फिडेंस पल भर में गायब हो गया। वो धीमी आवाज में बोली, मैं तो बस आपका बदला लेने में हेल्प कर रही थी। ये छोटी सी चालाक लड़की आपको फंसाने की कोशिश कर रही थी। मैंने ठंडी आवाज में कहा, कब से ये तुम्हारा काम हो गया? फिर मैं रेन की तरफ देखकर बोला, शी इज माइन।
उसे कैसे डील करना है वो मैं तय करूंगा। तभी मेरे दिमाग में सिस्टम का अलार्म फट पड़ा। वार्निंग, करप्शन मीटर अचानक बढ़कर 90% पहुंच गया। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? मैं तो उसे बचा रहा था, फिर मीटर क्यों बढ़ गया? क्लोई की आंखों में आंसू आ गए। बॉस, आपका मतलब क्या है? तभी वाइस प्रिंसिपल वहां आ पहुंचा। उसे देखते ही क्लोई और उसकी साथ वाली लड़कियां डरकर पीछे हट गईं। वाइस प्रिंसिपल गुस्से से गरजा, डेमन लॉकहार्ट, फिर तुम। मेरा चेहरा उड़ गया। कमाल है, इस बार भी रंगे हाथों पकड़ा गया। उसने मेरी तरफ उंगली तान दी। ऑफिस, अभी के अभी। क्लोई और उसकी क्रोनिस मौका मिलते ही भाग गई। मेरी नजरें बेचैनी से इधर उधर घूमने लगी। सब बर्बाद हो गया। नहीं, करप्शन मीटर बचाने के लिए कुछ करना होगा। मैं रेन के पास गया और बेहद नरम आवाज में बोला, वेट फॉर मी टू कम बैक। टिंग। सिस्टम खुशी से बोला, करप्शन मीटर -2 मियाओ। वाइस प्रिंसिपल मुझे घसीटते हुए ले जा रहा था और मैं अंदर ही अंदर खुशी से झूम रहा था। आखिरकार कुछ तो सही किया। स्कूल बिल्डिंग के बाहर सस्पेंशन नोटिस हाथ में लिए मैं गाली बड़बड़ाता खड़ा था। जब तक वापस आऊंगा तब तक बहुत देर हो जाएगी। शायद रैन का करप्शन मीटर 98% तक पहुंच चुका होगा। नहीं, यहां बैठकर मौत का इंतजार नहीं कर सकता। अगर मैक्स डिवोशन रूट चुन लिया है तो हर वक्त उसके आसपास रहना पड़ेगा। फैसला करके मैं सीढ़ियों पर बैठ गया, फोन निकाला और सीधे एक रियल एस्टेट एजेंट को कॉल लगाया। मेरे नाम वाली विला बेच दो, प्राइस की बिल्कुल परवाह मत करना। उधर से आवाज आई, बॉस, विला बेच देंगे तो रहेंगे कहाँ? मैं झल्लाकर बोला, जो कहाँ है वो करो, इतने सवाल क्यों? कॉल काटते ही मैंने दूसरा नंबर मिलाया। मुझे मून रैबिट प्लाजा के पुराने अपार्टमेंट ब्लॉक्स में एक रेंटल रूम चाहिए। वो अपार्टमेंट इतना टूटा फूटा था कि दीवारों का पेंट जमीन पर झड़कर बिखरा पड़ा था। मैं गली के मुहाने पर खड़ा होकर गहरी सांस ली। ऑल इन। गली पार करके बिल्डिंग तक पहुंचा और अपना सामान उठाकर सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम ऐसा लग रहा था जैसे गीले कंक्रीट में धंस रहा हूं। मैं मन ही मन बड़बड़ाया, अपनी विला के सामने तो ये जगह नरक है। मैं सच में बहुत बड़ा स्पेंडथ्रिफ्ट हूँ। आखिर मैं रेन के घर के बाहर पहुंच गया। मेरा हाथ दरवाजा खटखटाने ही वाला था, लेकिन मैं हिचक गया। तभी दरवाजा अचानक खुला। रेन हाथ में कूड़े का बैग लिए बाहर निकली और सीधे मुझसे टकरा गई। हमारी नजरें मिली और कुछ पल के लिए पूरी हवा जैसे जम गई। मैंने अनजाने में अपने हाथ का बॉक्स और कसकर पकड़ लिया, यहां तक कि उंगलियां सफेद पड़ गईं। रेन बिना कुछ बोले आगे निकल गई और मैं वहीं खड़ा दिमाग में ओपनिंग लाइन की प्रैक्टिस करने लगा। हे, क्या कोइंसिडेंस है? बहुत बेवकूफ़ी। मैं तुम पर नजर रखने आया हूं। बहुत क्रीपी। ये तो सेकंड हैंड एम्बैरसमेंट की सारी हदें पार कर देगा। मैंने शर्म से सिर खुजाया। तभी अचानक मेरे दिमाग में एक लाइन आई, गेटिंग द बेस्ट सीट, बायड वाटर फर्स्ट। सिस्टम तुरंत बोला, फुल मार्क्स फॉर एग्जीक्यूशन, दिस कैट अप्रूव्स, मियाओ। मैं हंसने ही वाला था कि अचानक स्टेटस पैनल पर नजर पड़ी और मेरी हंसी वहीं गायब हो गई। करप्शन मीटर 85%। बिल्कुल भी नहीं बदला था। सिस्टम बोला, लॉन्ग रोड अहेड, होस्ट। मैंने दांत भींच ली। 85%? इतनी मेहनत के बाद सिर्फ 3 पॉइंट कम हुए, वो भी सिर्फ स्कूल वाली घटना की वजह से। मैंने अपना विला बेच दिया, यहाँ शिफ्ट हो गया और रिटर्न मिला सिर्फ इतना। सबसे घटिया इन्वेस्टमेंट। तभी दरवाजा दोबारा खुला। मिसेस मार्लो हाथ में स्पैटुल्ला लिए आधा बाहर झांकी। रेन, बाहर कौन है? फिर उनकी नजर मुझ पर पड़ी। वो एक पल के लिए रुकी, फिर मुस्कुराने लगी। ओह, तुम नए नेबर हो ना? हेलो हेलो। मैंने उनकी तरफ देखा, लेकिन दिमाग कहीं और चला गया। रेन की माँ। ओरिजिनल स्टोरी में यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। उनकी बीमारी से हुई मौत ही वो आखिरी चिंगारी थी जिसने रेन को पूरी तरह अंधेरे में धकेल दिया था। मैं मुस्कुराया। हेलो मैम। मिसेस मार्लो ने बड़े अपनापन से कहा, अकेले शिफ्ट होना आसान नहीं होता। अभी तक खाना भी नहीं खाया होगा, है ना? अगर बुरा ना मानो तो अंदर आ जाओ, वो हमारे साथ खाना खा लो। मैंने तुरंत मना किया। नहीं मैम, उसकी ज़रूरत नहीं। मैं तभी सिस्टम बीच में कूद पड़ा। होस्ट, टारगेट की मदर एक की फिगर है, मियाओ। उनकी प्रोटेक्शन करना 100 ब्रेकफास्ट देने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं तुरंत पलटा, चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लाई और बोला, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है
तो ज़रूर। मिसेस मार्लो की मुस्कान और चौड़ी हो गई। बहुत बढ़िया, अंदर आ जाओ। बाहर ही क्यों खड़े हो? अंदर आ जाओ। मैं जैसे ही अंदर कदम रखने वाला था, रेन बीच में आकर दरवाजे पर खड़ी हो गई। उसने बिल्कुल सपाट आवाज में कहा, मॉम, यह अच्छा इंसान नहीं है। मेरा चेहरा वहीं जम गया। कमाल है, शुरू करने से पहले ही पब्लिक में एक्सपोज कर दिया। मिसेस मार्लो ने हल्की सी भौहें सिकोड़ लीं। रेन, ऐसी बात क्यों कह रही हो? ये हमारे नए नेबर हैं। तभी सिस्टम बोला, होस्ट, ये तो क्लासिक मदर इन लॉ ड्रामा बनता दिख रहा है। मियाओ। मैंने मन ही मन उसे गाली दी। भाड़ में जाए मदर इन लॉ। मैंने खुद को संभाला और मुस्कुराकर बोला, मैम, ये गलत नहीं कह रही। मैं सच में अच्छा इंसान नहीं हूं। मिसेस मार्लो के हैरान चेहरे की परवाह किए बिना मैं सीधा अंदर चला गया। मेरी नज़र टेबल पर गई, जहां से अभी भी गरम गरम खाना भाप छोड़ रहा था। मैंने पूरी बेशर्मी से कहा, क्या सिर्फ अच्छे लोगों को ही खाना खाने का हक है? बुरे लोगों को भी भूख लगती है। रेन कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह गई। टिंग! अनरीजनेबल लॉजिक एलिमेंट डिटेक्ट हुआ। कॉग्निटिव कंफ्यूजन अचीव्ड। करप्शन मीटर माइनस एक ने करंट 84%। मियो। मैं अंदर ही अंदर हंस पड़ा। सच में कम हो गया तो इसे ऐसे कंफ्यूज करना काम करता है। मिसेस मार्लो भी होश में आई और मुस्कुराकर बोली, अरे खड़े क्यों हो? आओ बैठो। मैंने भी बिना फॉर्मेलिटी किए कुर्सी खींची और आराम से खाना खाने बैठ गया। मिसेस मार्लो भी बैठ गईं और हम तीनों उस छोटी सी टेबल पर चुपचाप खाना खाने लगे। खाते खाते उन्होंने मेरी प्लेट में और खाना डालते हुए पूछा, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है और क्या काम करते हो? मैंने मुंह भरे भरे ही जवाब दिया, डेमन लॉक हार्ट, कोई जॉब नहीं, बेरोजगार आवारा हूं। मिसेस मार्लो मुस्कुरा दी, कोई बात नहीं बेटा, धीरे धीरे काम मिल जाएगा। पूरे समय रेन चुपचाप बैठी रही, एक शब्द भी नहीं बोली। फिर अचानक उसने मेरी तरफ देखा। उसकी नजर कुछ पल मेरे चेहरे पर टिकी रही, जैसे किसी बात की पुष्टि कर रही हो। मैंने मिसेस मार्लो के सामने रखा खाली बाउल उठाया। मैम, बर्तन मैं धो देता हूँ। मैंने स्लीव्स ऊपर चढ़ाई, टैप खोला और सिंक के सामने खड़ा होकर बर्तन धोने लगा। बहता पानी मेरी उंगलियों के बीच से होकर प्लेट्स पर गिर रहा था। तभी मिसेस मार्लो मेरे पास आईं और मेरे हाथ से एक प्लेट लेते हुए बोली, सावधान, मैं भी मदद करती हूँ। मैंने हल्की सी मुस्कान दे दी। रात को अपने कमरे में वापस आकर मैं सोफा पर लेट गया और गहरी सोच में डूब गया। नहीं, वो चीज़ टाइम बॉम्ब है। उसकी सच्चाई पता लगानी ही पड़ेगी। मैंने फ़ोन उठाकर कॉल लगाया। दूसरी रिंग पर ही सामने से एक्साइटेड आवाज़ आई, बॉस। मैं सोफा से टिकते हुए सपाट आवाज़ में बोला, बातें बंद करो, एक चीज़ का पता लगाना है। गहरे भूरे रंग की पुरानी लकड़ी जिस पर बादलों जैसा बारीक पैटर्न बना है। सारे एंटीक डीलर्स से पूछताछ करो। उधर से तुरंत जवाब आया, हो जाएगा बॉस, समझो काम हो गया। मैंने बस हम कहा और कॉल काट दिया। अगली सुबह मैं अभी गहरी नींद में था कि दरवाजे पर नॉक की आवाज से मेरी आंख खुल गई। दूसरी तरफ रेन के दरवाजे के बाहर ईथन हाथ में लंच बॉक्स लिए खड़ा था। उसकी आवाज आज पहले से कहीं ज्यादा नरम थी। रेन, मैं बस तुम्हारी माम का हाल पूछने आया था और थोड़ा सूप भी लाया हूं। रेन ने सपाट आवाज में कहा, मॉम सो रही हैं, तुम जाओ। ईथन थोड़ा रुक गया। वो ऐसे ही लौटना नहीं चाहता था। तभी मेरा दरवाजा खुला और मैं चिढ़े हुए बाहर निकला। सुबह सुबह मेरे दरवाजे के सामने इतना शोर किस बात का है? ईथन और रेन दोनों एक साथ मेरी तरफ देखने लगे। मुझे देखते ही ईथन का चेहरा ठंडा पड़ गया। डेमन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने हंसते हुए कहा, यहीं रहता हूँ, नया नेबर हूँ। कोई प्रॉब्लम? ईथन तुरंत रेन के आगे आकर खड़ा हो गया। अब कौन सा गेम खेल रहे हो? मैं आराम से उनकी तरफ चलता हुआ बोला, गेम्स तो मेरे पास बहुत हैं। फिर मैंने रेन की तरफ देखकर कहा, कल वाला लंच बहुत बेकार था। रेन ने पलकें झपकाईं। शायद उसे ऐसी बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। ईथन की भौहें सिकुड़ गईं। टेमन, तुम सच में घटिया इंसान हो। तभी मेरा फोन बज उठा। मैंने कॉल उठाई। सामने से धीमी आवाज आई, मिल गया। वो मार्लो फैमिली का क्रेस्ट है। सिटी के साउथ साइड की कभी बहुत मशहूर फैमिली, लेकिन सालों पहले उनका पतन हो गया था और ये सिंबल 10 साल पुराने एक मर्डर केस से भी जुड़ा हुआ लगता है। मेरा चेहरा गंभीर हो गया। मैंने धीरे से कहा, बस अभी चुप रहो।
तभी सिस्टम बोला, वार्निंग, कोर सीक्रेट एक्सेस हो चुका है, डेथ फ्लैग ट्रिगर्ड मियो। मैं रेन के थोड़ा करीब झुका और धीमी आवाज में कहा, अब मुझे तुम्हारी फैमिली के सारे राज पता चल चुके हैं। उसी पल ईथन ने मुझ पर पंच चला दिया। मैंने एक हाथ से उसे पीछे धक्का दिया और ठंडी आवाज में कहा, गेट लॉस्ट। शायद उसे सच में चोट लगने वाली थी, इसलिए रेन ने धीरे से मेरी स्लीव पकड़ ली। मैं पूरी तरह फ्रीज हो गया। उसकी आवाज धीमी लेकिन साफ थी, यहां नहीं। तभी सिस्टम बोला, मैं तो कॉन्शियसनेस फील्ड के उस पार से भी जेएलसी की स्मेल महसूस कर सकता हूं। फिर भी उसने तुम्हारी स्लीव पकड़ी, प्रोग्रेस तो हुई मियाओ। रेन को मेरा हाथ पकड़े देखकर ईथन वहीं पत्थर बन गया। रेन, तुम, मैंने भौहें चढ़ाई। मैंने कहा ना, गेट लॉस्ट। अभी भी समझ नहीं आया। मैंने रेन का हाथ पकड़ा और उसे कॉरिडोर के दूसरे सिरे की तरफ ले गया। ईथन वहीं खड़ा रह गया। उसके हाथ से लंच बॉक्स छूटकर फ्लोर पर गिरा और हल्की सी आवाज हुई। रेन दीवार से पीठ लगाकर खड़ी हो गई। मैं एक कदम और करीब गया और शांत आवाज में पूछा, मुझसे क्या बात करनी थी? उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, मर्लो फैमिली के मामलों में दखल देना बंद करो। मेरी आंखें फैल गईं। सिस्टम बोला, होस्ट, वो खुद तुम्हारे साथ बाउंड्रीज ड्रॉ करने लगी है मियाओ। तुम उसे थ्रेट महसूस होने लगे हो मियाओ। मेरे होंठों पर हल्की सी शैतानी मुस्कान आ गई। मैंने लापरवाही से कहा, और मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? फिर मुस्कुराकर बोला, तुम्हारी फैमिली का मामला अब तो मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा है। रेन ने सपाट आवाज में कहा, उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं। मैं आधा कदम और आगे बढ़ा और सिर हल्का सा झुकाया। अब है, अगर मेरा मन किया तो मैं इसकी तह तक जाऊंगा, और अगर मन नहीं किया तो पूरी कहानी उलट पुलट दूंगा। ये मेरा फैसला होगा। तभी क्लोई दौड़ती हुई वहां पहुंची। मुझे रेन के इतना करीब देखकर उसका चेहरा गुस्से से भर गया। डेमन, तो तुम सच में यहां हो? फिर उसने रेन की तरफ देखकर चिल्लाया, तू फिर से बॉस को फंसा रही है? बात खत्म होते ही उसने रेन को धक्का देने की कोशिश की। मैंने तुरंत हाथ बढ़ाकर क्लोई को रोक लिया। वो अविश्वास से मुझे देखने लगी। उसकी आंखों में आंसू भर आए। बॉस, आप इसके लिए मुझे रोक रहे हैं? रेन चुपचाप क्लोई को देखती रही। मेरी नजर दोनों के बीच घूमने लगी और सिर दर्द से गूंज उठा। तभी सिस्टम की वार्निंग आई। वार्निंग, टारगेट की कॉग्निटिव मिसजजमेंट, करप्शन मीटर +5, करंट 88%। क्लोई पूरी तरह पागल हो गई। वो मुझसे लिपट गई और रोते हुए चीखने लगी, क्या इसने तुम पर कोई जादू कर दिया है? मैंने उसे हटाने की पूरी कोशिश की और गुस्से में बोला, गेट ऑफ मी। लेकिन वो और जोर जोर से रोने लगी। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूं। रेन ने एक शब्द नहीं कहा। वो चुपचाप मुड़ी और वहां से चल दी। मैं उसकी जाती हुई पीठ को देखता रहा। कुछ पल तक गला रुंधा रहा। फिर मेरे मुंह से धीमी आवाज निकली, डोंट गो। अगली सुबह मैंने स्कूल में रेन का रास्ता रोक लिया। उसने बस एक बार मेरी तरफ देखा और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गई। मैं उसकी जाती हुई पीठ को खाली नजरों से देखता रह गया। जब समझ आया कि वो मुझे बिल्कुल इग्नोर कर रही है, तो मैंने स्ट्रैटेजी बदल दी। ठीक है, अब मैं कॉरिडोर में उसका इंतजार करूंगा। उसे स्कूल से निकलना तो पड़ेगा ही। लेकिन मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि रेन इस बार अपना पूरा रूटीन ही बदल देगी। फॉरगेट इट, मैं बाहर ही नहीं निकलूंगी। 5 दिन बाद मूसलाधार बारिश हो रही थी। कई दिनों तक कॉरिडोर में उसका इंतजार करते करते आखिर मैं बीमार पड़ गया। बड़ी मुश्किल से उठने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही कदम बाद दोबारा जमीन पर गिर पड़ा। मेरा फोन दूर फर्श पर जा गिरा। स्क्रीन अब भी ऑन थी, लेकिन हेल्प के लिए कॉल कभी नहीं लग पाई। दूसरी तरफ रेन मेरे दरवाजे के बाहर खड़ी कुछ पल हिचकिचाती रही। आखिर उसने हाथ उठाकर नॉक किया। कोई जवाब नहीं मिला। थोड़ी देर बाद उसने धीरे से दरवाजा खोलकर अंदर कदम रखा। अंदर आते ही उसने मुझे फर्श पर पड़े देखा। मेरा चेहरा बुखार से सफेद पड़ चुका था और भौहें दर्द से कसकर सिकुड़ी हुई थीं। उसने मुझे सहारा देकर सोफा तक पहुंचाया। जैसे ही वो मुड़ी, उसकी नज़र फर्श पर पड़े अब भी ऑन फोन पर गई। उसने फोन उठाया, स्क्रीन पर एक नज़र डाली और पूरी तरह फ्रीज हो गई। टिंग। टारगेट की इमोशंस तेजी से बढ़ रही हैं।
करप्शन मीटर -8, करंट 80%। मियाओ। रेन ने धीरे से हाथ बढ़ाकर मेरी सिकुड़ी हुई भौहों को सीधा किया। मेरी उंगलियां अनजाने में उसकी कलाई पर कस गईं। वो पल भर रुकी, फिर टॉवेल लेकर मेरे माथे का पसीना धीरे धीरे पोंछने लगी। दोपहर तक मेरी आंख खुली। बुखार उतर चुका था। मैं सोफा का सहारा लेकर धीरे धीरे बैठ गया। तभी मेरी नजर कॉफी टेबल पर गई। कप के नीचे एक छोटा सा नोट दबा हुआ था। मैंने उसे निकाला और कुछ सेकंड तक चुपचाप देखता रहा। उंगलियां हल्के से उस पेपर पर फिर गईं। वो नोट रेन ने छोड़ा था। तभी अचानक मुझे अपना फोन याद आया और मेरा चेहरा एकदम बदल गया। मैं घबरा कर सोफा के कुशन उलटने पलटने लगा। आखिर फोन टेबल पर मिला। मैंने झट से उठाकर अनलॉक किया। स्क्रीन पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, माई इडियट रिडेम्पशन प्लान। थिंक कॉन्ग्रेचुलेशंस होस्ट, तुम्हारी प्राइमरी स्कूल लेवल डायरी ने मिरेकल कर दिया। मी आओ। करप्शन मीटर -8, करंट 80%। मी आओ। मैंने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया और सीधा सोफा से नीचे फिसल गया। मेरे कान शर्म से लाल हो चुके थे। ये तो पब्लिक में कपड़े उतर जाने से भी ज्यादा शर्मनाक है। अब मैं उसका सामना कैसे करूंगा? कई दिनों तक तो हिम्मत ही नहीं हुई घर से बाहर निकलने की। तभी मेरा पेट जोर से गुर्राया। उसी शाम अचानक दरवाजे पर नॉक हुई। मैं चौंक कर सीधा बैठ गया। कौन? मैंने दरवाजा खोला। नीचे नजर गई तो फ्लोर पर एक लंच बॉक्स रखा था। सिस्टम मुस्कुराया। होस्ट, प्यार से बना डिनर। मैं झुककर लंच बॉक्स उठाया, फिर रेन के बंद दरवाजे की तरफ देखा और धीमे से बड़बड़ाया, गेट लॉस्ट। कमरे में वापस आकर मैंने लंच बॉक्स खोला। गरम भाप के साथ खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। मैंने चॉपस्टिक्स उठाई और जल्दी जल्दी खाना शुरू कर दिया। खाते खाते मुंह से निकल ही गया, ये सच में अच्छा है। उस दिन के बाद हर रोज रेन मेरे दरवाजे के बाहर एक लंच बॉक्स रख जाती। हर दिन अलग डिश, हमेशा पौष्टिक और बड़े ध्यान से बनाई हुई। धीरे धीरे मुझे लगने लगा जैसे मैं कोई बिगड़ा हुआ पालतू जानवर हूं जिसे रोज खाना खिलाया जाता है। नहीं, अब कुछ करना पड़ेगा। तभी मेरे दिमाग में ख्याल आया, क्यों ना कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम दोबारा दूं। पढ़ाई मेरी सबसे बड़ी ताकत थी। इस बॉडी का ओरिजिनल ओनर निकम्मा था। उसके ग्रेड्स बेहद खराब थे। लेकिन मैं वो नहीं था। अपनी पिछली जिंदगी में मैं वो इंसान था जिसने रात भर जागने के लिए बाल रस्सी से बांधकर पढ़ाई की थी, नींद भगाने के लिए जांग में ओनिल तक चुभ हुई थी। एक छोटे से गुमनाम जिले से निकलकर देश की टॉप यूनिवर्सिटी तक पहुंचा था। देखते ही देखते एग्जाम का दिन आ गया। मैं फिर से एक हाई स्कूल स्टूडेंट के शरीर में था, उसी बैटलफील्ड की तरफ बढ़ता हुआ जहां लाखों स्टूडेंट्स की किस्मत तय होती है। भीड़ के बीच मेरी नज़र रेन पर पड़ी। उसके साथ मिसेस मार्लो भी थीं। रेन अब भी पहले जैसी दुबली थी। उसने मुझे देखा, कुछ पल के लिए रुक गई। दूर से हमारी नजरें मिलीं, फिर दोनों चुपचाप आगे बढ़ गए। 3 दिन बाद एग्जाम खत्म हो गया। मैं सोफा पर फैलकर लंबी सांस छोड़ते हुए बोला, आखिरकार खत्म हुआ। तभी सिस्टम ने ठंडा पानी डाल दिया। इतनी जल्दी सेलिब्रेट मत करो होस्ट। ओरिजिनल स्टोरी के हिसाब से आज रात तुम्हारी डेथ डेट है। उसी रात रेन पूरी तरह करप्ट होकर वही डैगर इस्तेमाल करती है। हालांकि अभी करप्शन मीटर सिर्फ 80% है, इसलिए शायद वो तुम्हें नहीं मारेगी। शायद। म्याओ। मैं झटके से उठ बैठा। क्या मतलब शायद? मैं घबरा कर पूरे कमरे में देखने लगा। आखिर एक पिलो उठाया और दरवाजे के पीछे छिपकर बैठ गया। मेरी नजर लगातार क्लॉक पर टिकी थी। 11:59 पीएम। पूरे शरीर से ठंडा पसीना बह रहा था। जैसे ही सेकंड हैंड ने 60 को छुआ, मैंने राहत की सांस ली। डिंग। डेथ डेट सेफ पास, कंग्रेचुलेशंस होस्ट, तुम आज भी जिंदा बच गए मियो। लेकिन अगले ही पल सिस्टम बोला, करप्शन मीटर फिर से अटक गया है, करंट 85%। मैं दीवार से टिककर हाँफने लगा। ये फिर कब बढ़ गया? सिस्टम ने जवाब दिया, एग्जाम रिजल्ट आने के तुरंत बाद। तभी दरवाजे पर नॉक हुई। मेरी आंखें फैल गईं। हाथ हैंडल पर गया, लेकिन मैंने दरवाजा नहीं खोला। पीप होल से देखा, बाहर रेन खड़ी थी। ये यहां क्यों आई है? काम पूरा करने? वो काफी देर तक वहीं खड़ी रही, फिर धीरे धीरे बोली, मेरी मॉम बहुत ज्यादा बीमार हैं। मुझे राहत मिली कि वो मुझे मारने नहीं आई थी।
मैंने तुरंत दरवाज़ा खोल दिया। वो अंदर नहीं आई, बस डोरवे पर खड़ी रही। कुछ पल चुप रहने के बाद बोली, लोकल हॉस्पिटल अब कुछ नहीं कर सकता। डॉक्टर ने मेरिडियन सिटी शिफ्ट करने को कहा है। मेरी भौहें सिकुड़ गईं। वार्निंग, मेरिडियन सिटी मैप अनलॉक्ड। डेंजर रेटिंग 5 स्टार्स। मार्लो फैमिली। ऐसा दलदल था जहां आदमखोर मगरमच्छ भरे पड़े थे। मैंने दांत भींच लिए। मैं उस झंझट में क्यों पड़ूं? तभी रेन की आंखों से आंसू और तेजी से बहने लगे। मैंने मन ही मन गहरी सांस ली। कोई चॉइस नहीं है। मैंने सिर खुजलाया और वापस कमरे के अंदर चला गया। पीछे से उसकी टूटी हुई आवाज आई, मुझे पता है तुम्हारे फैमिली के पास सब करने की ताकत है। मेडिकल बिल्स मैं पूरी जिंदगी काम करके भी चुका दूंगी। मैं कमरे में आगे पीछे टहलता रहा, फिर रुककर सपाट आवाज में बोला, यहीं वेट करो। वो चुपचाप वहीं खड़ी रही। मैंने फोन उठाया और सोफा पर बैठ गया। बहुत देर तक सोचने के बाद आखिर अपने फादर को कॉल लगाया। फोन इतनी देर तक रिंग होता रहा कि लगा शायद वो उठाएंगे ही नहीं। आखिर ही कुछ सेकंड्स में कॉल कनेक्ट हुई। मैंने सीधे कहा, मैं हूं, एक हेल्प चाहिए। मेरिडियन सिटी का सबसे अच्छा हॉस्पिटल और सबसे अच्छे स्पेशलिस्ट्स अभी। दूसरी तरफ से भारी आवाज आई, रेमन बदले में क्या चाहिए? मैं लंबे समय तक चुप रहा, फिर आंखें खोलकर धीरे धीरे बोला, मैं वापस आ जाऊंगा। ग्रेजुएशन के बाद मेरिडियन सिटी लौटकर कंपनी ज्वाइन करूंगा। जहां रखना चाहो रख देना। मतलब अपनी पूरी जिंदगी बेच दी। आंसुओं के बीच रैन मुझे चुपचाप देख रही थी। दूसरी तरफ लंबे समय तक सन्नाटा रहा। फिर मेरे फादर ने धीमी आवाज में कहा, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मैं पूरी तरह चौंक गया। उन्होंने बस इतना कहा, मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि तुम ठीक से जियो। मेरे अंदर अचानक एक अजीब सी गर्माहट फैल गई। तभी सिस्टम खुश होकर बोला, करप्शन मीटर -2, करंट 83%, मियो। फादर ने फिर पूछा, पेशेंट का नाम, कौन सा हॉस्पिटल? मैंने तुरंत जवाब दिया, यस्मिन मार्लो, थर्ड पीपल्स हॉस्पिटल। कॉल कट गई। स्क्रीन काली हो गई और उसमें सिर्फ मेरा चेहरा दिखाई दे रहा था। रैन राहत से रो पड़ी। आंसू टूटे हुए मोतियों की तरह लगातार गिर रहे थे। मैं उसके पास गया और धीरे से कहा, सब हो गया, अब चिंता मत करो। अगली सुबह मेरे फादर ने हमें मेरिडियन सिटी ले जाने के लिए प्राइवेट प्लेन भेज दिया। मैं और रेन साथ साथ बैठे थे। मैं सीट पर हाथ फेरते हुए मन ही मन बड़बड़ाया, ये खामोशी सच में दम घोंट रही है। रेन ने मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा। उसकी नजरें लगातार विंडो के बाहर के नज़ारों पर टिकी थीं। मेरिडियन सिटी पहुंचने के बाद हम सीधे वहां के सबसे बड़े हॉस्पिटल पहुंचे। मेडिकल स्टाफ उसकी मॉम को वार्ड के अंदर ले जा रहे थे। मैं दीवार से टिक गया और खुद पर ही हंस पड़ा। सच में मैं तो चलता फिरता प्लॉट डिवाइस बनकर रह गया हूँ। मिसेस मार्लो को इंटेंसिव केयर वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया, जहां उनकी सर्जरी का इंतजार होना था। रैन बाहर खड़ी थी। उसके चेहरे पर साफ चिंता दिखाई दे रही थी। तभी डिंग, एलिवेटर खुला। ऊंची हील्स की टक टक के साथ विवियन एशफोर्ड बाहर निकली। वो धीरे धीरे रेन के सामने आकर रुकी। उसकी नज़र कुछ पल रेन के चेहरे पर टिकी रही, फिर होठों पर ठंडी मुस्कान आ गई। रेन उसे देखते ही अपनी शर्ट का किनारा कसकर पकड़ लिया। तभी सिस्टम बोला, वार्निंग, हाई रिस्क इंडिविजुअल, विवियन एशफोर्ड, मियाओ। मैंने मन ही मन गहरी सांस ली। लो, मुसीबत खुद चलकर आ गई। विवियन तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ रेन के और करीब झुक गई। इतनी हिम्मत? तेरी मां मरने वाली है और तू यहां अपनी शक्ल दिखाकर ऊपर चढ़ने आई है? रेन ने सिर झुकाए रखा। उसने एक शब्द तक नहीं कहा। नर्स स्टेशन पर खड़ी नर्सेस भी धीरे धीरे आपस में फुसफुसाने लगी। विवियन की आवाज झड़ टपका रही थी, मर्लो फैमिली तो कब की खत्म हो चुकी है। क्या तुझे लगता है कि अपनी ये सुंदर शक्ल दिखाकर सब बदल देगी? नाली की चिड़िया हमेशा नाली की ही चिड़िया रहती है, सिस्टम बोला। होस्ट, गुस्से में तुम्हें खुद हार्ट अटैक आ जाएगा, मियाओ। मैंने मुठ्ठियां भींच ली। चेहरा पूरी तरह सख्त हो गया। मेरे मिशन की प्रोग्रेस के बीच आने की हिम्मत कैसे हुई इसकी? विवियन चीखी, गेट आउट, मेरे सामने खड़े होकर जमीन गंदी मत कर। इतना कहकर उसने रेन को जोर से धक्का दे दिया। मैं बिना एक पल गंवाए दौड़कर रेन के सामने आ गया और उसे अपने पीछे कर लिया। गुस्से से पागल
विवियन ने सीधा मेरे सीने पर मुक्का मारा। और तुम आखिर हो कौन? उसने दहाड़ते हुए पूछा। मेरे होंठों पर हल्की मुस्कान आई। मैंने बड़े आराम से कहा, आंटी विवियन। बस इतना ही। विवियन का गुस्सा एक पल में शौक में बदल गया। वो मेरा चेहरा घूरती रह गई। तुम लॉकर फैमिली का वही सिरदर्द हो? मैंने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, हाँ वही हूं। रेन भी मुझे देखकर उतनी ही हैरान थी। सिस्टम हंस पड़ा। हीरो बनने निकले हो, लेकिन मानना पड़ेगा अच्छे लग रहे हो, मियाओ। मैं रेन की तरफ मुड़ा और ठंडी आवाज में बोला, क्या देख रही हो? आज से तुम मेरी हो। विवियन ने दांत पीस लिए। उसके लिए तुम मुझसे टकराओगे? मैंने ठंडी हंसी हंसी। आंटी विवियन, फादर आजकल कुछ पुराने अकाउंट्स चेक कर रहे हैं। अब या तो आप खुद चली जाइए या मैं सिक्योरिटी बुलाऊं। विवियन का चेहरा तुरंत बदल गया। उसने अपने पर्स का हैंडल और कसकर पकड़ लिया। रेन को झर भरी नजरों से घूरा, लेकिन लॉकहार्ट फैमिली से डरकर भारी कदमों से वहां से चली गई। उसके जाते ही मैंने दीवार का सहारा लिया और लंबी सांस छोड़ी। इतनी एक्टिंग करना भी थका देता है। डिंग। सिस्टम बोला, डोमिनेटिंग सीईओ स्टाइल वाइफ प्रोटेक्शन। क्लीशे लेकिन इफेक्टिव। मियाओ। टारगेट की कॉग्निटिव कंफ्यूजन जारी है। करप्शन मीटर -1। करंट 82%। मियाओ। मैंने हल्की मुस्कान के साथ सांस छोड़ी। वर्थ इट। उसी शाम मिसेस मार्लो की सर्जरी शुरू हुई। रेन ऑपरेशन थिएटर के बाहर बेचैनी से इंतजार कर रही थी और मैं थोड़ा दूर दीवार से टिककर खड़ा था। मैं अपने शूज को घूरते हुए सोच रहा था, ज्यादा नरमी दिखाऊंगा तो कैरेक्टर टूट जाएगा। लंबा इंतजार करने के बाद आखिर सर्जरी खत्म हुई। थके हुए डॉक्टर बाहर आए और बोले, ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन अगले 48 आवर्स बहुत क्रिटिकल हैं। रेन ने राहत की सांस ली। मेडिकल स्टाफ मिसेस मार्लो को वापस उनके रूम में ले गया। मैंने भी चैन की सांस ली। शायद करप्शन मीटर को सेफ लाइन से नीचे ले ही जाऊं। शुरुआत में उनकी कंडीशन स्टेबल थी, लेकिन अचानक मॉनिटर पर अलार्म बज उठा। डॉक्टर्स और नर्सें दौड़ते हुए अंदर पहुंचे। सीपीआर शुरू हो गया। रेन का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। डॉक्टर घबराकर बोला, कॉज समझ नहीं आ रहा, एक्यूट एलर्जिक रिएक्शन लग रही है। मैंने दांत भींच लिए। थत्त तेरे की एलर्जी? सिस्टम, पता लगाओ। सिस्टम तुरंत एक्टिवेट हो गया। माइल गाया, मियाओ। विवियन ने एक नर्स को ब्राइब करके फूड बैग में पीनट एक्सट्रैक्ट इंजेक्ट करवाया था। पेशेंट को सिवियर पीनट एलर्जी थी। सारे एविडेंस तुम्हारे फोन पर भेज दिए गए हैं, मियाओ। ये सुनते ही मैं पूरी ताकत से दौड़ पड़ा। सिस्टम तुरंत बोला, होस्ट शांत रहो। विवियन ऑशफोर्ड रेन की स्टेप मदर की छोटी बहन है। पूरी मार्लो फैमिली उसी के फैमिली के सहारे खड़ी है। सीधा टकराए तो चूर चूर हो जाओगे, मियाओ। मेरी मुट्ठियां और कस गईं। पहली बार मुझे ऐसा लगा जैसे मैं पूरी तरह बेबस हूं। रेन ने एक बार अपनी मां को देखा, फिर मेरी तरफ देखा और बिना कुछ बोले वहां से चली गई। मैंने तुरंत पूछा, कहाँ जा रही हो? वो सीधे एक बेहद आलीशान प्राइवेट क्लब पहुंची। अंदर उसका फादर विक्टर मार्लो धीरे धीरे उसके सामने आया। भारी आवाज में पूछा, क्यों आई हो? रेन ने सिर उठाया। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय था। मैं वापस आ गई हूं। मैं मार्लो फैमिली लौटने के लिए तैयार हूं। जिस मैरिज पॉन की आपको जरूरत थी वही बन जाऊंगी, लेकिन एक शर्त है, मेरी मां सुरक्षित रहनी चाहिए। उसी पल मेरे सीने में असहनीय दर्द उठा। मैं सांस लेने के लिए हांफने लगा। सिस्टम की आवाज गूंजी, वार्निंग, क्रिटिकल प्लॉट पॉइंट, रिक्लेमिंग द फैमिली इवेंट फोर्सफुली ट्रिगर हो चुका है। कोर स्टोरी लाइन लॉजिक डिस्टॉर्टेड। सिस्टम बैकलैश इनिशिएटेड। काउंटडाउन शुरू। होस्ट, तुम्हारे पास सिर्फ 6 मंथ्स बचे हैं। मैंने दांत भींचे और दीवार का सहारा लेकर आगे बढ़ता रहा। उसे आग में कूदने नहीं दूंगा। विक्टर मार्लो चुपचाप रेन को देखता रहा। तभी मैं दोनों के बीच जाकर खड़ा हो गया। विक्टर ने मुझे देखा और भारी आवाज में पूछा, तुम कौन हो? मैंने जवाब नहीं दिया, सीधे रेन का हाथ पकड़ लिया। वो एक पल के लिए फ्रीज हो गई। मैंने ठंडी आवाज में कहा, तुम मेरे साथ चल रही हो? विक्टर गुस्से से गरजा, उसका हाथ छोड़ो, ये मार्लो फैमिली का मामला है। मैं हंस पड़ा। फैमिली मैटर? फिर ठंडी आवाज में बोला, उसकी मां का पूरा मेडिकल बिल लॉकर फैमिली दे रही है।
अब वो हमारी भी जिम्मेदारी है। तभी विक्टर के फोन पर कॉल आई। दूसरी तरफ से आवाज आई, मिस्टर मार्लो, लॉकर फैमिली इस मामले को यहीं खत्म करना चाहती है। विक्टर ने गुस्से से मुट्ठियां भींच लीं, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। मैं रेन का हाथ पकड़कर वहां से निकल आया। नीचे पहले से एक मेबैक खड़ी थी। मैंने डोर खोलकर उसे अंदर बैठाया, फिर खुद भी बैठ गया। विक्टर हमारे पीछे दौड़ा, लेकिन तब तक मेबैक निकल चुकी थी। मैं सीट पर टिक गया। सीने का दर्द लगातार बढ़ रहा था। मैं सांस लेने के लिए हाँफ रहा था। सिस्टम बोला, होस्ट, घर चलें मियो। मैंने मन ही मन गाली दी। घर गया भाड़ में। मैंने ड्राइवर से कहा, मार्लो रेसिडेंस चलो। मैं बैग तेजी से माल्लो एस्टेट की तरफ दौड़ पड़ी। मैं रेन का हाथ पकड़े सीधे माल्लो मैंशन के अंदर चला गया, जैसे कोई फर्क ही ना पड़ता हो। मैंने सबको देखते हुए कहा, क्या देख रहे हो? इंसान कभी नहीं देखा। पूरे मार्लो फैमिली के लोग वहीं जम गए। मैं रेन को लेकर ऊपर गया। तुम्हारा रूम कौन सा है? रेन खुद भी समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या कर रहा हूं, फिर भी उसने रास्ता दिखा दिया। मैंने पास खड़े एक सर्वेंट से कहा, इसके बगल वाला रूम अभी खाली करवाओ। सर्वेंट घबरा गया, लेकिन कुछ ही देर में रूम खाली करवा दिया गया। मैं अंदर गया, सीधा बेड पर गिर पड़ा। चेहरा पिलो में छिपाते ही मुझे अपनी मेडिसिन याद आई। पॉकेट से बॉटल निकाली, कुछ पिल्स मुंह में डाली और पानी के साथ निगल ली। हेडबोर्ड से टिक कर धीरे से बड़बड़ाया, 6 महीने, करप्शन मीटर 88%। इससे घटिया शुरुआत और क्या होगी? अगली सुबह मैं एक चेयर खींचकर रेन के रूम के बाहर बैठ गया। दरवाजा थोड़ा सा खुला। उसने मुझे देखा और फिर तुरंत वापस बंद कर लिया। कुछ देर बाद वो वर्कआउट क्लोथ्स पहनकर बाहर निकली। बिना मेरी तरफ देखे सीढ़ियों से नीचे चली गई। मैंने चिढ़कर भौहें से कोट ली। वर्कआउट खत्म करके वो वापस आई और अपने रूम का डोर जोर से बंद कर लिया। दोपहर में वो गार्डन में पौधों को पानी दे रही थी और मैं बेंच पर बैठा उसे चुपचाप देख रहा था। शाम को मैं बिजनेस फाइल्स देख रहा था। पास रखी कॉफी से अभी भी भाप उठ रही थी। तभी अचानक मेरे चेहरे पर दर्द की लकीरें उभर आईं। मैंने सीने को कसकर पकड़ लिया। आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। पूरा शरीर पीछे की तरफ गिर पड़ा। पास रखी कॉफी भी गिर गई। कप टूटकर फर्श पर बिखर गया। मैं जमीन पर पड़ा, उठ भी नहीं पा रहा था और दांत भींचकर धीमे से गाली बड़बड़ा रहा था। मैंने दांत भींच लिए। धत्त, इस बार तो यहीं मर जाऊंगा। मैंने ड्रॉअर की तरफ हाथ बढ़ाकर अपनी मेडिसिन निकालने की कोशिश की, लेकिन आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा। मेरा हाथ धीरे धीरे नीचे गिर गया। तभी धड़ाम, रेन ने दरवाजा खोल दिया। जैसे ही उसने मुझे फर्श पर गिरा देखा, उसके चेहरे पर पहली बार साफ डर दिखाई दिया। उसकी भौहें घबराहट से सिकुड़ गईं। शोर सुनकर मेरी आंखें हल्की सी खुली। मैंने पूरी ताकत लगाकर फुसफुसाया, मेडिसिन ड्रॉअर में। वो तुरंत हरकत में आ गई, दौड़कर ड्रॉअर खोला और घबराहट में दवाइयां ढूंढने लगी। मेडिसिन मिलते ही वो भागकर मेरे पास आई, मुझे सहारा देकर उठाया और कांपते हाथों से बॉटल खोलने लगी। लेकिन उसके हाथ इतने ज्यादा कांप रहे थे कि पिल्स जमीन पर बिखर गईं। मैंने अपनी कांपती हुई उंगलियों से उसका हाथ पकड़ लिया। सांसें टूट रही थीं। डोंट शेक। वो एक पल के लिए बिल्कुल रुक गई। मेरे चेहरे पर आंसू बह रहे थे। उसने धीरे से एक पिल उठाई और मेरे होंठों तक लाई। उसके चेहरे पर फिर वही ठंडी पढ़ी न जा सकने वाली एक्सप्रेशन थी। मैंने मुंह खोला और मेडिसिन निगल ली। उसके बाद वो मेरे पास ही बैठी रही। पूरे चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। मेरी सांसें अभी भी भारी थीं, इसलिए उसने धीरे धीरे मेरी शर्ट के बटन्स खोल दिए ताकि मुझे सांस लेने में आसानी हो। कुछ देर बाद मैंने सीने पर हाथ रखे हुए आंखें खोली। रेन ने भौहें सिकोड़कर धीरे से पूछा, क्या तुम मरने वाले हो? मैंने मन ही मन कड़वी हंसी हंसी। और ये हाल आखिर किसकी वजह से हुआ है? मुझे किसी की सिंपत्ति नहीं चाहिए थी, खासकर उसकी तो बिल्कुल नहीं। मैं बड़ी मुश्किल से उठकर बैठा और कमजोर आवाज में बोला, नहीं मरूंगा। तुम मर जाओ तब भी मैं नहीं मरूंगा। उसके चेहरे पर चिंता और गहरी हो गई। उसने अपना हाथ मेरे घुटने पर रखा हुआ था। मैंने उसका हाथ झटक दिया और खड़े होने की कोशिश की। बैलेंस बिगड़ गया और वो पीछे फर्श पर गिर गई। मैं किसी तरह खुद को संभालते हुए उसके ऊपर खड़ा हो गया। दबी हुई नाराजगी के साथ बोला,
तमाशा देख लिया, अब निकलो यहां से। रेन धीरे धीरे उठी, अपने कपड़ों की धूल झाड़ी और दरवाजे की तरफ चली गई। उसका हाथ हैंडल पर रुका। वो कुछ पल चुप रही, फिर बिना कुछ कहे बाहर चली गई। उसके जाते ही मैं पूरी तरह ढह गया। लंबी सांस छोड़कर बेड के किनारे बैठ गया। पूरा शरीर जैसे खाली हो चुका था। डिंग, सिस्टम बोला। टारगेट की इमोशंस बुरी तरह उथल पुथल में हैं। उसकी कॉग्निटिव डिफेंसेस में दरारें आ रही हैं। मियाओ, अफिनिटी पॉइंट्स -2, करंट -22, करप्शन मीटर -1, करंट 87%। म्याओ। मैंने झुंझलाकर कहा, यह अफिनिटी स्टैट सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए बना है। मैंने दोनों हाथ बालों में फेर लिए। मार्लो हाउस भेड़ियों का अड्डा है, उसे वहां से निकालना ही होगा। खुद को संभालने के बाद मैं रूम से बाहर निकला और सामने कॉरिडोर में रेन खड़ी मिली। मैंने सपाट आवाज में कहा, लेट्स गो। उसके कंधे हल्के से कांपे, आंखों में उलझन थी। कुछ देर तक मुझे देखती रही, फिर पूछा, कहाँ? मैंने थोड़ा चिढ़कर कहा, हॉस्पिटल। या फिर अब अपनी मॉम की भी परवाह नहीं रही? उसने सिर झुका लिया, चेहरे पर हल्की उदासी उभरी। बिना कुछ पूछे वो चुपचाप मेरे पीछे चल दी। मेबैग धीरे धीरे मार्लो एस्टेट से बाहर निकली। सड़क पर भारी ट्रैफिक था, लेकिन कार आराम से आगे बढ़ रही थी। मैं विंडो के बाहर देखते हुए सोच में डूब गया। उसे मार्लो फैमिली से पूरी तरह कैसे निकालूं? सिर पर लटकती 6 मंथ्स की काउंटडाउन किसी तलवार जैसी महसूस हो रही थी। पूरे रास्ते रेन एक शब्द भी नहीं बोली। तभी पीछे से एक कार अचानक तेजी से आई और हमारी कार के सामने कट मार दिया। ड्राइवर ने तुरंत स्टीयरिंग घुमाया। मेबैक रेलिंग से बाल बाल बचते हुए जोर से रुक गई। मैं और रेन दोनों एक साथ डर से सफेद पड़ गए, लेकिन सांस लेने का मौका भी नहीं मिला था कि पीछे से एक भयानक धमाका हुआ। तड़ाम! मैंने बिना सोचे सीट बेल्ट खोली और रेन को पूरी ताकत से अपनी बाहों में खींच लिया। उसी पल मुझे अपनी हड्डियों के टूटने की साफ आवाज सुनाई दी। रेन की आंखें शौक से फैल गईं। कुछ सेकंड तक वो समझ ही नहीं पाई कि हुआ क्या है। वार्निंग, होस्ट की वाइटल साइंस तेजी से गिर रही हैं। इमरजेंसी रिपेयर शुरू। रिपेयर फेल्ड। एक्सटर्नल ट्रॉमा बहुत सिवियर है। मेरी चेतना धुंधली पड़ने लगी। आखिरी ख्याल बस यही था, क्या सच में यही मर जाऊंगा? मैं अभी मरना नहीं चाहता। वाइटल साइंस स्टेबलाइज्ड। वार्निंग, टारगेट रेन का करप्शन मीटर अचानक बढ़कर 90% हो गया है। रिवेंज मोड एक्टिवेटेड। रेन ने मेरा हाथ इतनी जोर से पकड़ा कि जैसे कभी छोड़ेगी ही नहीं। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था, लेकिन दिल में उसने चुपचाप कसम खा ली, मैं अपना बदला खुद लूंगी। सिस्टम बोला, वॉर कंप्लीट, कंग्रेचुलेशंस होस्ट, तुम खुद को उसकी वॉर चैरियट से बांध चुके हो मियाऊ। हर पल उसकी पकड़ और कसती जा रही थी। पहली बार वो सच में डर रही थी कि कहीं मैं मर न जाऊं। थोड़ी देर बाद पुलिस और एम्बुलेंस पहुंच गई। पूरा खून से लथपथ मैं और ऑपरेशन थिएटर की तरफ ले जाया जा रहा था। मेरी आंखों के सामने सिर्फ हॉस्पिटल की सफेद सीलिंग हिलती हुई दिखाई दे रही थी। सिस्टम फिर बोला, कंग्रेचुलेशंस होस्ट, इस कार क्रैश ने फीमेल लीड की रिवेंज को पूरी तरह जला दिया है। करप्शन मीटर 90% पर रॉक सॉलिड है। मियो। मेरी आंख खुली तो सबसे पहले सिस्टम की वही परेशान करने वाली आवाज सुनाई दी, होस्ट, उठ गए। 3 रिब्स टूट चुकी हैं। लेफ्ट लेग फ्रैक्चर है। सिस्टम बैकलैश और फिजिकल बीट डाउन का कॉम्बो। जिंदा बच गए। यही मिरेकल है। म्याओ। मैंने सिर घुमाकर रेन की तरफ देखा। वो नाइफ से एप्पल छील रही थी। मुझे जागते देखकर उसने आधा छिल्ला एप्पल नीचे रखा और धीरे धीरे बेड के पास आ गई। कुछ देर तक बस मुझे देखती रही, फिर धीरे से बोली, तुम जाग गए? मैंने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन गले से आवाज ही नहीं निकली। वो चुपचाप वापस बैठ गई। अगली सुबह जैसे ही मेरी आंख खुली, मैंने देखा रेन पूरी रात बेड के पास बैठी रही थी। उसने शांत आवाज में कहा, लेट्स वर्क टुगेदर। मैंने हैरानी से दोहराया, वर्क टुगेदर? मैं उसे खाली नजरों से देखता रहा। फिर होठों पर हल्की ठंडी मुस्कान आई। क्यों, फिर से भीख मांगने आई हो? रेन के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। उसने शांत स्वर में कहा, यह सब विवियन आशाफोर्ड ने करवाया था। मैंने बेपरवाही से जवाब दिया, तो मुझे क्यों बता रही हो? उसने धीरे से कहा, तुम मार्लो फैमिली की प्रॉपर्टी चाहते हो और विवियन हमारी कॉमन एनिमी है। मैं अंदर ही अंदर चौंक गया।
तो वो अब तक यही सोच रही थी। उसे लगा मैं जो कुछ भी कर रहा हूं सब मार्लो फैमिली की दौलत हथियाने के लिए है। ठीक है, ऐसा ही सोचने दो। मैंने ठंडी आवाज में पूछा, तुम मेरे किस काम की? उसने बिना झिझक जवाब दिया, मुझे मार्लो फैमिली का हर सीक्रेट पता है। कौन खरीदा जा सकता है, किसे हटाना पड़ेगा, सब जानती हूं। मैं तुम्हारी सबसे तेज ब्लेड बन सकती हूं। मैंने मन ही मन सिर पकड़ लिया। मुझे रिवेंज मशीन नहीं चाहिए, मुझे करप्शन मीटर जीरो करना है। तभी सिस्टम बोला, होस्ट मान जाओ, एनिमी कैंप में घुसने का परफेक्ट चांस है, मैं आओ। मैं थोड़ा झुका, उसकी ठुड्डी उंगली से ऊपर उठाई और मुस्कुराया। डील, तुम खुद मेरे पास आई हो, अब से मेरी हर बात मानोगी? उसने हल्का सा सिर हिलाकर हामी भर दी। अगली सुबह रेन मार्लो फैमिली की बिजनेस रिपोर्ट्स देख रही थी। मैं बड़ी मुश्किल से बेड से उठा, केन का सहारा लेकर एक हाथ दीवार पर टिकाए धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ हॉस्पिटल गार्डन तक पहुंचा। फूलों की खुशबू पूरे गार्डन में फैली हुई थी। तभी ईथन ने मुझे देख लिया। उसकी आंखें फैल गईं। तुम यहाँ? उसने पूछा। मैंने सपाट आवाज में कहा, वॉक पर निकला हूं। अचानक उसे कुछ याद आया। उसकी नजरें तेज हो गईं। कार क्रैश में तुम भी थे? इतना कहकर वो मुड़ गया। उसकी जाती हुई पीठ को देखते हुए मैंने मन ही मन बड़बड़ाया, मुझे अच्छा फीलिंग नहीं आ रहा। इतन सीधे हॉस्पिटल लॉबी पहुंचा जहां रेन खड़ी थी। उसने जोर से आवाज लगाकर उसे रोका। रेन ने पूछा, तुम यहां क्यों आए हो? ईथन उसके करीब झुककर धीमे से बोला, डेमन से दूर रहो, उसका बैकग्राउंड बहुत खतरनाक है। मैं चुपचाप पीछे पीछे आया और एक पिलर के पीछे छिपकर उनकी बातें सुनने लगा। ईथन पूरे कॉन्फिडेंस से बोला, मार्लो फैमिली का मामला, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूं। रेन के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। उसने शांत आवाज में कहा, कैसे? तुम नहीं कर सकते? ईथन की आंखों में साफ शौक था। रेन बिना कुछ बोले मुड़ी, फिर सपाट आवाजों में बोली, अब हम दोनों एक ही दुनिया के लोग नहीं रहे। सिस्टम तुरंत बोला, वार्निंग, पोचर आ गया, मियाओ। होस्ट, सच बता दो, ये कैट स्ट्रांगली रिकमेंड करती है कि अभी सब सच बोल दो। ज्यादा देर की तो तुम्हारी लड़की किसी और के साथ चली जाएगी, फिर रोने की जगह भी नहीं मिलेगी, मियाओ। रैन मेरे पास आई और वही बात दोहराई जो कभी मैंने उससे कही थी। लेट्स गो। मैं उसके साथ वापस रूम में लौट आया। कुछ दिन रिकवरी के बाद आखिर मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया। बटलर मुझे लेने आया और कार का डोर खोल दिया। मैं केन के सहारे धीरे धीरे कार तक पहुंचा। केन फोल्ड करके सीट पर बैठ गया। रेन भी मेरे साथ अंदर आ गई। कार चल पड़ी, लेकिन मेरा दिमाग अब भी सिस्टम की बातों में उलझा था। कम क्लीन? आखिर किस बात का? क्या उसे बता दूं कि मैं इस दुनिया का नहीं हूं, कि मैं एक नोवेल में ट्रांसमाइग्रेट हुआ हूं, कि मैं उसके पास सिर्फ मिशन पूरा करने और खुद को भी बचाने के लिए आया था? क्या वो मेरी बात पर यकीन भी करेगी? शायद नहीं। वो तो यही सोचेगी कि मैं पूरा पागल हो चुका हूं। मैंने लंबी सांस छोड़ी। ये ईथन नाम का लड़का सच में सिरदर्द बन चुका है। बहुत देर सोचने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला तो मैंने हार मान ली। धीरे से आंखें खोली और बटलर से कहा, ओम मेन मैनर। धूप से नहाए साफ आसमान के नीचे ओम मैनर हमेशा की तरह शाही और भव्य खड़ा था। घर पहुंचकर मैं सोफे पर पैर फैलाकर लेट गया। टेबल पर रखी फाइल्स पर उंगली से थपथपाया और रेन की तरफ इशारा किया, तुम्हारा होमवर्क। तभी सिस्टम बोला, रिमाइंडर, होस्ट, मार्लो फैमिली की इक्विटी पिछले हफ्ते की बोर्ड मीटिंग के बाद बदल चुकी है। बस यूं ही बता रहा हूं, मियाओ। मैं दोनों हाथ सिर के पीछे रखकर आराम से लेट गया और सपाट आवाज में बोला, थर्ड क्वार्टर रिपोर्ट, पेज 47। रेन ने तुरंत पेज पलटा, फिर हैरानी से मेरी तरफ देखा। उसके बाद वो अपने रूम में चली गई और तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। लेकिन जितनी भी जानकारी मिली सब एक ही तरफ इशारा कर रही थी, आशफोर्ड फैमिली के फंड्स में गड़बड़ी और उनके शेयर्स की तेज गिरावट। उसका चेहरा बदल गया। उसे पूरा यकीन हो गया कि मैंने उससे झूठ बोला है। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा। शाम की सुनहरी रोशनी में ऑनर मैनर और भी खूबसूरत लग रहा था। रेन शॉपिंग करके वापस आई। हाथों में कई बैग्स थे। उसने बस एक बार सोफे पर बैठे मुझे देखा और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गई। मैं सीधा बैठ गया। अब इसे क्या हो गया?
मैंने फोन उठाया। स्क्रीन पर नजर पड़ी तो चेहरा उतर गया। रीड, बट नो रिप्लाई। इसका मतलब क्या था? टिंग। सिस्टम बोला, टारगेट की इमोशंस नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही हैं। करप्शन मीटर फिर बढ़कर 85% हो गया। मियाओ। मैंने गुस्से में गाली दी और झटके से खड़ा हो गया। होस्ट, तुम्हारी इनोसेंस पर शक किया जा रहा है। मियाओ। टारगेट इस समय क्विन फैमिली की बिजनेस एक्टिविटीज की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मैं गुस्से से कांप उठा और वापस सोफे पर बैठ गया। यह सब ईथन की बकवास का नतीजा है। लेकिन अगले ही पल खुद पर हंसी आ गई। उसे मुझ पर भरोसा क्यों होना चाहिए? आखिर मेरा हक ही क्या है? मैंने कनपटियां दबाईं। अब करूं तो करूं क्या? करप्शन मीटर फिर बढ़ गया। देर रात तक रैन इन्वेस्टिगेशन करती रही। मैं अभी लेटा ही था कि दरवाजा खुलने की आवाज आई। मेरी आंखें तुरंत खुल गईं। मैं उठकर बैठा और उसे आवाज दी। कहाँ जा रही हो? वो मुड़ी और सपाट आवाज में बोली, विक्टर का स्टडी रूम। ये सुनते ही मेरी भौहें सिकुड़ गईं। क्या ढूंढ रही हो? उसका चेहरा गंभीर हो गया। मेरी मॉम के पुराने मेडिकल रिकॉर्ड्स। मैं खिड़की के पास खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा। मुझे उसके पीछे जाना होगा। कार जाकर मार्लो एस्टेट के पास रुकी। मैं अंदर बैठा ही बोला, सिस्टम, लोकेटर। टारगेट अभी स्टडी के साउथ ईस्ट कॉर्नर वाले सेफ के पास है। हार्ट रेट 120, टेंशन लेवल 85%। सिक्योरिटी पेट्रोल 3 मिनट में पहुंचेगी मियाओ। मैंने मन ही मन प्रार्थना की, बस 3 मिनट, किसी तरह टिके रहना। तभी स्टडी की सारी लाइट्स बंद हो गईं। उसी पल मेरे पूरे शरीर में असहनीय दर्द उठा। सिस्टम बैकलैश। और अभी होना था इसे। मेरा हाथ इतना बुरी तरह कांप रहा था कि कार की तक इग्निशन में नहीं जा रही थी। मैंने गुस्से में स्टीयरिंग पर मुक्का मारा। दोनों हाथों से किसी तरह की घुमाकर कार स्टार्ट की। तभी रेन भागती हुई आई। उसके हाथ में फाइल्स थीं। उसने डोर खोला और जल्दी से अंदर बैठ गई। जल्दी चलो, उसने कहा। मैंने बिना एक सेकंड गंवाए एक्सेलरेटर दबा दिया। कार पूरी रफ्तार से मालो एस्टेट से दूर निकल गई। रेन सीट पर टिककर जोर जोर से सांस ले रही थी। तभी उसकी नजर मेरे हाथों पर गई। पूरा हाथ खून से भरा था। उसकी आंखों में तुरंत चिंता भर गई। टिंग। करप्शन मीटर 85% से घटकर 83%। लगता है उसे तुम्हारी थोड़ी सी चिंता होने लगी है म्याओ। मैंने मन ही मन बड़बड़ाया। चिंता से क्या होगा? टूटी हुई हड्डियां जुड़ जाएंगी या ये सिस्टम बैकलाश रुक जाएगा। दर्द सहते हुए मैं किसी तरह हॉस्पिटल पहुंचा। मुझे स्ट्रेचर पर डालकर अंदर ले जाया गया। मैंने दांत भींचकर गाली दी। ये बॉडी सच में बहुत कमजोर है। फिर एक और सर्जरी हुई। रेन बाहर दीवार से टिककर चुपचाप खड़ी रही। ऑपरेशन सफल रहा और मुझे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। धीरे धीरे आंख खुली तो फिर वही सिस्टम की आवाजें सुनाई दी। होस्ट फिर जाग गए। कार क्रैश प्लस सिस्टम बैकलैश बराबर अल्टीमेट कॉम्बो। 4 रिब्स टूटी। लेफ्ट लेग बुरी तरह शैटर हो गया और सीवियर कॉन्क्यूशन। जिंदा हो, यही मिरेकल है। मियाओ। मैंने सिर घुमाकर रेन को देखा। वो टैबलेट पर कुछ पढ़ रही थी। मैं बस उसे चुपचाप देखता रहा। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि मैं उसे देख रहा हूं, उसने भी नजर उठाकर मुझे देखा। कुछ पल तक दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। धत्त, ये खामोशी भी जान ले लेगी। तभी सिस्टम बोला, होस्ट, तुम पर नजर रखी जा रही है। मियाओ। मैंने तुरंत चौंक कर देखा। कई ब्लैक सूट्स वाले लोग सर्वेलेंस फीड से तुम्हारी हर हरकत देख रहे हैं। बगल वाला रूम विवियन के आदमियों का है। सिक्योरिटी कैमरों पहले ही लूप रिकॉर्डिंग से रिप्लेस किए जा चुके हैं। मेरी आंखों में साया उतर आया। वो सच में पीछे पड़ चुकी है। मैं डोर को घूरता रह गया। इस हालत में मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। रेन फिर चुपचाप टैबलेट देखने लगी। तभी एक नर्स फूड कार्ट लेकर अंदर आई। मिस मार्लो, आपका कौन जी? रेन ने टैबलेट रखा, बोल उठाया और मेरे पास आकर बैठ गई। वो मुझे अपने हाथ से कंजी खिलाने लगी। अंदर ही अंदर मेरा ईगो तिलमिला उठा। भूखा मर जाऊंगा, लेकिन ऐसे नहीं खाऊंगा। मैंने चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। ठंडी आवाज में सिर्फ 2 शब्द बोले, गेट अवे। उसका हाथ हवा में ही रुक गया। स्पून अब भी उसी के हाथ में था। उसने मुझे घूरते हुए ठंडी आवाज में कहा, भूखे मरना है? मैं हल्का सा हंसा। अगर मैं मर गया तो पार्टनर किसे बनाओगी? उस बेवकूफ आइथन को? उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। उसने बाउल जोर से टेबल पर रखा, उठी और बाहर निकलते हुए सिर्फ इतना कहा, खुद पी लेना।
मैं मन ही मन कर रहा, हे भगवान, ये लड़की सच में मेरी लिमिट्स टेस्ट करती है। अगली बार आंख खुली तो वही कंजी फिर मेरे सामने था। रेन की नज़रें साफ कह रही थीं, इस बार भी जिद की तो अच्छा नहीं होगा। उसने एक स्पून भरकर मेरे होंठों तक लाया। मैंने मन ही मन हार मान ली। हारने वाली लड़ाई लड़ने का कोई मतलब नहीं। मैंने मुंह खोल दिया और चुपचाप कौंजी पी लिया। वो मुझे खिलाती रही। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उस मुस्कान के पीछे तेज धार छिपी थी। उसने धीरे से कहा, अगर एक दिन पता चला कि तुमने मुझसे झूठ बोला है। मेरा चेहरा बदल गया, तो वो अब भी मुझ पर शक करती है। अचानक मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। स्पून से कंजी गिरकर ब्लैंकेट पर फैल गया। मैंने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए भारी आवाजों में कहा, तो उसी डैगर से मुझे मार देना। पूरा कमरा कुछ पल के लिए खामोश हो गया। डिंग एफिनिटी +10, करंट 15, करप्शन मीटर -5, करंट 75%। मियो सिस्टम हंसा। सबसे खतरनाक शिकारी अक्सर खुद को शिकार बनाकर आते हैं, मियाओ। मैं उसका हाथ पकड़े रहा। स्पून नीचे गिरकर खनखनाया और कौंजी चारों तरफ फैल गया। उसने झटके से अपना हाथ छुड़ाया, बोल नीचे गिरा दिया और जल्दी जल्दी रूम से बाहर चली गई। मैं बेड पर लेटा छत को देखता रहा। अपनी जान उसके हाथों में रख दी और दांव लगाया कि वो उसे कुचलेगी नहीं। ये औरत सच में संभालना मुश्किल है। रात हो चुकी थी। पूरे शहर में रोशनियां जगमगा रही थी। मैं कैन के सहारे विंडो के पास खड़ा बाहर देख रहा था। तभी रेन पूरी तरह तैयार होकर मेरे पास आई। मैं विक्टर के साथ गाल में जा रही हूँ। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर मैं धीरे से उसकी तरफ मुड़ा। नहीं, विक्टर बहुत चालाक लोमड़ी है। तुम उससे नहीं निपट पाओगी। उसकी नजरें अडिग थीं। विवियन को गिराने का यही आखिरी कदम है। मैंने भौहें सिकोड़ लीं। तुम उससे नहीं जीत सकती। उसने बिना हिचक जवाब दिया, यही सबसे तेज रास्ता है। मैंने भारी आवाज में पूछा, कितने बजे? 8 बजे। शाम होते ही बैंक्वेट हॉल के बाहर एक लग्जरी कार आकर रुकी। अटेंडेंट झुककर डोर खोलने लगा। अंदर से एक शाही शख्सियत बाहर निकली और अपने कपड़े ठीक करने लगी। मैंने बहुत देर तक सोचा, फिर आखिर कार की कीज उठा ली। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। रैन अपनी कार की पिछली सीट पर चुपचाप बैठी थी। मैं अपनी कार से उसका पीछा कर रहा था। तभी सिस्टम बोला, होस्ट, तुम किसी क्रीपी स्टॉकर जैसे लग रहे हो, मियाओ। आगे वाले इंटरसेक्शन पर एबनॉर्मल ट्रैफिक डिटेक्ट हुआ है। राउट बदल लो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। सिस्टम फिर बोला, recommend rerouting। मैंने ठंडी आवाज में कहा, शट अप। मैं आगे बढ़ता रहा। तभी रियर व्यू मिरर में कुछ अजीब दिखाई दिया। एक बहुत बड़ा ट्रक तेजी से हमारी तरफ बढ़ रहा था। अगले ही पल सिस्टम का अलार्म गूंज उठा। वार्निंग, ट्रक टारगेट रेन की व्हीकल से टकराने में सिर्फ 3 सेकंड्स बाकी हैं। रेन को भी कुछ गड़बड़ होने का एहसास हो गया। उसने पलट कर पीछे देखा। मेरा दिमाग बिजली की रफ्तार से दौड़ने लगा। 3 सेकंड ब्रेक, समय नहीं, हॉर्न, बेकार। मैंने एक्सेलरेटर पूरी ताकत से दबा दिया और मन ही मन चिल्लाया, मिशन जाए भाड़ में, करप्शन मीटर जाए भाड़ में। रेन ने भी खतरा महसूस कर लिया। उसने कार का डोर कसकर पकड़ लिया। उसका चेहरा डर से जम चुका था। मैंने कार की स्पीड पूरी कर दी और उसकी कार के आगे आकर ट्रक से सीधा टकरा गया, ताकि वो रेन की कार तक पहुंच ही ना सके। धड़ाम! विंडशील्ड हजारों टुकड़ों में टूट गया। रेन शॉक में सब कुछ देखती रह गई। उसके चेहरे पर सिर्फ डर था। उस पल मुझे लगा जैसे पूरी दुनिया स्लो मोशन में चल रही हो। मैंने बहुत धीरे से फुसफुसाया, होल्ड ऑन। पता नहीं ये बात मैं उसे कह रहा था या खुद से। मुझे फिर से ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। रेन बाहर खड़ी दरवाजे के शीशे से अंदर देख रही थी। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। कुछ खून मेरा था, कुछ उसका। उसने अपना बैग खोला, अंदर से वही डैगर निकाला और खुद से बुदबुदाई, तुम मुझे 2 बार बचा चुके हो, अब ये कर्ज मेरा है। इतना कहकर वो नाइफ लेकर हॉस्पिटल से बाहर चली गई। डिंग! करप्शन मीटर गिर रहा है, मियाओ। अब उसकी रिवेंज का इकलौता कारण सिर्फ तुम हो, मियाओ। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली। सीलिंग की तेज लाइट्स आंखों में चुभ रही थी। इधर उधर देखा। विंडो के बाहर अभी भी रोशनी थी। मैंने धीमे से बुदबुदाया, मैं अभी जिंदा हूं। सिस्टम बोला, होस्ट आखिरकार जाग गए, मियो। फुल डेथ स्टोर एक्सपीरियंस पैकेज। तुम्हारा शरीर किसी स्क्रैचिंग पोस्ट से भी ज्यादा फटा हुआ है, मियो। मैंने उंगलियां हिलाने की कोशिश की,
लेकिन पूरा शरीर शीशे जैसा भारी लग रहा था। मैंने धीमी आवाज में पूछा, वो कहाँ है? टारगेट, कल रात रिवरमियर चली गई थी, मियाओ। अपनी माँ की कब्र से थोड़ी सी मिट्टी लेकर अब वापस हॉस्पिटल आ रही है, लेकिन उसकी हालत ठीक नहीं लग रही, मियाओ। मेरी आंखों में हैरानी चमक उठी। रिवरमियर, वही छोटा सा शहर जहां से वो और उसकी माँ भाग कर आए थे। मेरे अंदर अचानक बेचैनी भर गई। तभी डोर खुला। रेन धीरे धीरे अंदर आई। मैं चुपचाप उसे देखता रहा। उसके हाथ में फोटोज का एक ढेर था। अगले ही पल उसने पूरी ताकत से वो फोटोज मेरी तरफ फेंक दी। मैं कुछ पल के लिए जम गया। नीचे बिखरी फोटोज को देखते ही मेरी आंखें सिकुड़ गईं। खत्म, सब खत्म। मेरा कवर खुल गया। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन बर्फ जैसी ठंडी। तुम पहले से जानते थे कि मार्लो फैमिली के साथ क्या होने वाला है। तुमने पहले ही सब प्लानिंग कर रखी थी। मेरे घर के बगल में शिफ्ट हुए ताकि मुझ पर नजर रख सको। मेरी माँ का इलाज कराया, बार बार मेरी जान बचाई। ये सब तुम्हारा प्लान था, है ना? मैंने उसकी तरफ देखा। होठों तक आए शब्द वापस निगल लिए। समझाने से भी वो यकीन नहीं करेगी। वार्निंग, होस्ट आइडेंटिटी क्राइसिस समय से पहले शुरू। टारगेट का ट्रस्ट सिस्टम पूरी तरह कोलैप्स। कॉग्निटिव अपहीवल डिटेक्टेड। करप्शन मीटर +10। करंट 85%। मियाओ। मैंने मन ही मन कड़वी हंसी हंसी। 85%, जैसे किसी ने सीने पर गर्म लोहे का दाग लगा दिया हो। अपनी जान देकर जो 75% तक लाया था, वो एक पल में खत्म। रैन ने भारी आवाज में पूछा, डेमन, तुम आखिर हो कौन? मैं लंबे समय तक चुप रहा। फिर ईथन याद आया। होठों पर ठंडी मुस्कान आ गई। उस बेवकूफ ने मेरा पूरा अतीत खोद कर उसके सामने रख दिया। मैंने बेड की रेल छोड़ दी और धीरे से वापस लेट गया। बहुत धीरे बोला, मैंने एक बहुत लंबा सपना देखा था। उसमें मैंने तुम्हारी पूरी जिंदगी देखी। रैन चौंक गई। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे पहले से पता था मार्लो फैमिली तुम्हारी माँ को मार डालेगी। मुझे यह भी पता था कि आखिर में तुम खुद को भी बर्बाद कर दोगी। मैंने मन ही मन सोचा, यही एक एक्सप्लेनेशन है जो शायद वो मान ले। टिंग, टारगेट की इमोशनल रिस्पॉन्स एनालाइज की जा रही है। भविष्यवाणी वाला सपना पूरी तरह भरोसेमंद नहीं, लेकिन उसके पीछे की इमोशन रियल है। करंट ट्रस्ट लेवल 40%। मियाओ। मैंने जल्दी से हिसाब लगाया। 40% कम है, लेकिन जीरो भी नहीं। अभी भी मौका है। डिंग, टारगेट की कॉग्निटिव डिफेंस बुरी तरह हिल चुकी है। एफिनिटी +20। करंट 35। करप्शन मीटर -10। करंट 65%। मियाओ। कंग्रेचुलेशंस होस्ट। स्वीट टॉक। डेंजरस एंड इरेजिस्टिबल। मैं चुपचाप उसकी तरफ देखता रहा। उसके जवाब का इंतजार करता रहा। कुछ देर बाद उसके चेहरे पर फिर वही शांति लौट आई। उसने धीरे से पूछा, तो तुम मुझे बचाने आए थे? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए हर शब्द साफ साफ कहा, नहीं, मैं तुमसे प्यार करने आया था। रेन पूरी तरह स्तब्ध रह गई। उसने शायद ऐसी बात की उम्मीद ही नहीं की थी। मैंने धीमी आवाज में कहा, सब कुछ जानते हुए भी कि आखिर में क्या होगा, फिर भी मैंने तुम्हें प्यार करना चुना। बाहर से रेन शांत दिख रही थी, लेकिन उसके अंदर भावनाओं का तूफान चल रहा था। मैं और सिस्टम दोनों उसकी तरफ देख रहे थे, उसके जवाब का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। बस मुझे देखती रही। मेरे दिल में निराशा उतर गई। मुझे लगा था ये दांव मैं जीत गया। शायद नहीं। रेन डोर तक पहुंची, फिर अचानक रुक गई। मेरा दिल एक पल के लिए थम गया। उसने बहुत नरम आवाज में कहा, कल से खाना मैं खिलाऊंगी। मेरी आंखें फैल गईं। मैं ये बाजी सच में जीत गया। अगले दिन हॉस्पिटल की लॉबी लोगों की आवाजों से गूंज रही थी, लेकिन हमारे रूम में पूरी शांति थी। रेन धीरे धीरे कोंगई पर फूंक मारकर उसे ठंडा कर रही थी। स्पून मेरे होठों तक लाते हुए मैंने मन ही मन सोचा, जिंदा रहना यही सबसे जरूरी है। अब जिद करने का कोई हक नहीं। वो मुझे खिलाते खिलाते मार्लो फैमिली की हालत बताने लगी। मैंने परेशान चेहरे से कहा, विवियन के ओवरसीज अकाउंट्स के 3 बैकअप ट्रांजिट पॉइंट्स हैं। तभी सिस्टम बोला, ऊप्स, इस कैट का पंजा थोड़ा फिसल गया। मियाओ। विवियन के 30 मिलियन ट्रांसफर के सारे रिकॉर्ड्स इकोनॉमिक क्राइम्स यूनिट के इनबॉक्स में भेज दिए। थैंक यू की जरूरत नहीं। मियाओ। मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह सका।
नाइस वर्क। टीवी पर न्यूज चल रही थी। मालो ग्रुप का स्टॉक मार्केट खुलते ही लोअर सर्किट पर पहुंच गया था। विवियन एशफर्ड पर देश छोड़ने की रोक लग चुकी थी। चेयरमैन विक्टर मालो को रिपोर्टर्स ने चारों तरफ से घेर लिया था। मनी लॉन्ड्रिंग के शक में मालो ग्रुप की ट्रेडिंग सस्पेंड कर दी गई थी। मैंने सिस्टम पैनल पर रिवेंज प्रोग्रेस बार को देखा। होठों पर अपने आप मुस्कान आ गई। तभी रेन दो वाइन ग्लासेस और एक रेड वाइन बॉटल लेकर अंदर आई। उसने कॉक खोला और दोनों ग्लासेस में वाइन डाली। फिर दूर से मेरी तरफ ग्लास उठाया और अकेले ही एक ही सांस में पी गई। थोड़ी ही देर में उसके गाल लाल हो गए। मैंने मन ही मन सिर पकड़ लिया। ये औरत पागल हो गई है क्या? हॉस्पिटल में बैठकर वाइन पी रही है। मेरी हालत ऐसी थी कि एक सिप भी जान ले सकता था। नशे में हल्की डूबी रेन धीरे से बोली, विवियन खत्म हो गई। विक्टर ने खुद को बचाने के लिए सारा इल्जाम उसी पर डाल दिया। फाइनेंशियल होल भरने के लिए उसे मालो ग्रुप के 10% शेयर्स बेचने पड़े। डेमन, तुम्हें पता है? उसने ग्लास नीचे रखा और धीरे से अपना सिर मेरे कंधे पर रख दिया। मैं पूरी तरह फ्रीज हो गया। समझ नहीं आया क्या करूं। उसकी आवाज भर्रा गई। डेमन, अगर मॉम ये सब देख पाती तो क्या वो खुश होती? इतना कहते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। डिंग, रिवेंज फेस कंप्लीट। करप्शन मीटर -15। करंट 60%। वार्निंग, टारगेट ने जरूरत से ज्यादा अल्कोहल पी ली है। इमोशनल स्टेट बेहद अनस्टेबल। मैंने मन ही मन कड़वी मुस्कान दी। मैं तो खुद हिल भी नहीं सकता। बस इसे अपने कंधे पर रोने दे सकता हूं। अगली सुबह रेन रूम में आई। अंदर आते ही उसकी नजर टेबल पर रखे बर्थडे केक पर पड़ी और वो वहीं रुक गई। मैंने कमजोर मुस्कान के साथ कहा, हैप्पी बर्थडे, विश मांगो। उसने आंखें बंद की। कैंडल की लौ उसके चेहरे पर झिलमिला रही थी। उसने विश मांगी, फिर आंखें खोली। पूरे रूम में एक अजीब सी सुकून भरी खामोशी फैल गई। लेकिन अगले ही पल मेरे मुंह के कोने से खून निकलने लगा। सांसें तेजी से टूटने लगी। मैंने सीना पकड़ लिया बॉल और जोर से खांसते हुए खून की उल्टी कर दी। फिर दूसरी, फिर तीसरी। रेन की आंखों में पहली बार असली दहशत उतर आई। मुझे तुरंत इमरजेंसी रूम ले जाया गया। सर्जरी के बाद आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। रैन बाहर शीशे के उस पार खड़ी सब देख रही थी। डॉक्टर ने गंभीर आवाज में कहा, एंड स्टेज हार्ट फेलियर। सारे ऑर्गन्स धीरे धीरे फेल हो रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा 3 महीने। मैंने आंखें बंद कर ली। तो यही था सिस्टम बैकलैश का फाइनल फॉर्म। रेन हाथ में नई टेस्ट रिपोर्ट्स लेकर पागलों की तरह वापस अंदर आई। उसने रिपोर्ट्स मेरे सामने करते हुए खुशी से कहा, ये मिस डायग्नोसिस है। डॉक्टर्स गलत हैं। हम दूसरे हॉस्पिटल चलेंगे, मतलब फिर से चेक कराएंगे। सिस्टम की आवाज आई, होस्ट, बैकलैश लेवल 92% पहुंच चुका है। अब हर हार्ट बीट तुम्हारी लाइफ कम कर रही है। लेकिन रैन ने हार नहीं मानी। वो लगातार इंटरनेट पर दुनिया के हर सफल हार्ट ट्रांसप्लांट केस को ढूंढती रही। लगातार 3 डेज तक उसने एक पल भी नींद नहीं ली। आखिर सिस्टम की आवाज फिर गूंजी, अफिनिटी पॉइंट्स 98% पहुंच चुके हैं। करप्शन मीटर 0। बधाई हो होस्ट, उसने अपनी सारी नफरत दर्द में बदल दी है और अब उसका हर दर्द सिर्फ तुम्हारे लिए है। म्याऊं। होस्ट, तुम्हारे वाइटल्स लगातार गिर रहे हैं। इस रफ्तार से तुम 3 महीने भी नहीं निकाल पाओगे। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, मैं मर रहा हूं। रेन ने अपना लैपटॉप निकाला और उसमें कुछ टाइप करना शुरू कर दिया। मैंने हैरानी से स्क्रीन की तरफ देखा। ये क्या है? उसने शांत आवाज में कहा, बकेट लिस्ट। हमारे पास सिर्फ 3 महीने बचे हैं, तो इन 3 महीनों को पूरी जिंदगी की तरह जिएंगे। मैं अंदर ही अंदर मुस्कुरा दिया। ये लड़की मुझसे भी ज्यादा पागल है। अगले दिन हम सुबह सुबह सूर्योदय देखने पहाड़ की चोटी पर पहुंचे। मैं व्हील चेयर पर बैठा था और रेन चुपचाप मेरे पीछे खड़ी थी। हमारे सामने सुनहरी धूप पूरे आसमान में फैल रही थी। हम दोनों बिना कुछ कहे बस उस नज़ारे को देखते रहे। उसके बाद हम हॉट पॉट स्क्यूअर्स खाने गए। मैंने शक भरी नज़र से एक चम्मच सूप चखा, लेकिन हैरानी की बात थी कि वो बेहद स्वादिष्ट था। फिर रेन मुझे अम्यूज़मेंट पार्क ले गई। हमने साथ में कैरोसेल की सवारी की, फूल चुने, सफ़ेद कबूतरों को दाना खिलाया और साथ बैठकर फिल्म देखी। कुछ देर के लिए हमने सारी नफरत और दर्द को भुला दिया और सिर्फ उस पल को जिया। धीरे धीरे बकेट लिस्ट की हर इच्छा पूरी होती गई।
जब तक कि आखिर में सिर्फ एक आखिरी इच्छा नहीं बची, रेन को दुल्हन के जोड़े में देखना। उस लाइन को देखते ही मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। मुझे पता था मेरा समय अब सच में खत्म होने वाला था। रात गहरी हो चुकी थी। मैं कमरे में सोने का नाटक कर रहा था। रेन अंदर आई, अलमारी खोली, कुछ निकाला और बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद जब वो वापस लौटी तो शादी के जोड़े में थी। खिड़की से आती चांदनी उसके ऊपर ऐसे पड़ रही थी जैसे किसी फरिश्ते को रोशनी ने ढक लिया हो। वो मेरे बिस्तर के पास आकर खड़ी हो गई। मैंने आंखें खोली और उसे देखकर पूरी तरह स्तब्ध रह गया। हल्की हवा चली और उसका घूंघट लहराने लगा। उसने धीमी आवाज में पूछा, मैं कैसी लग रही हूं? मैं अब भी सदमे में था। शादी का जोड़ा ये कब लिया? उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस मेरी व्हील चेयर को धक्का देकर बाहर ले गई। कुछ ही देर में हम एक विशाल कैथेड्रल के अंदर थे। रंगीन शीशों से छनकर आती चांदनी पूरे फर्श पर बिखरी हुई थी। रेन मेरे सामने आकर घुटनों के बल बैठ गई और अपनी जेब से एक सोडा कैन की टैब निकालकर कांपती आवाज में बोली, डेमन, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मेरे अंदर भावनाओं का तूफान उमड़ पड़ा। कुछ पल चुप रहने के बाद मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ, मैं करता हूं। रेन की आंखों से आंसू बह निकले। वो रोते हुए बोली, डेमन, अब हमारी शादी हो चुकी है, इसलिए तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। ये तुम्हारी पत्नी का आदेश है। घर लौटने के बाद मेरी हालत हर दिन और बिगड़ने लगी। एक दिन मैंने कहा, मैं रेन के लिए एक खत लिखना चाहता हूँ। मैं बैठ गया और हर शब्द बेहद सावधानी से लिखने लगा, जैसे हर अक्षर अपने दिल पर उकेर रहा हूँ। बहुत देर बाद खत पूरा हुआ। मैंने कलम रख दी। तभी सिस्टम बोला, वो पिछले 4 घंटे से दरवाजे के बाहर खड़ी है। म्याऊं। मैंने खत को हाथों में लेकर सहलाया। दरवाजे के उस पार मेरी पूरी दुनिया खड़ी थी, लेकिन मैं अभी उसे अलविदा नहीं कहना चाहता था। मैंने खत को मसलकर दराज के सबसे पीछे छिपा दिया। खत छिपाने के बाद मैं बिस्तर पर लेट गया और एक लंबी सांस छोड़ी। मैं नहीं चाहता था कि वो अभी मेरा वो आखिरी अलविदा वाला खत देखे। तभी रेन एक कटोरी कौंजी लेकर कमरे में आई। उसे नाइट स्टैंड पर रखा और यूं ही दराज खोल दी। उसकी नजर तुरंत उस मुड़े हुए कागज पर पड़ी। उसने कुछ नहीं कहा, बस कागज उठाया, माचिस जलाई और बिना एक पल सोचे उसे जला दिया। फिर मेरी तरफ देखकर बोली, मुझे ये बातें किसी खत में नहीं चाहिए। अपनी जुबान से कहो कि तुम पूरी जिंदगी मेरे साथ रहोगे। मेरी आंखों से आंसू अपने आप बह निकले। गला ऐसा भर आया जैसे राख वहीं अटक गई हो। मैंने टूटी हुई आवाज में कहा, मेरे पास तुम्हें पूरी जिंदगी देने के लिए बचा ही क्या है? रेन की आवाज अचानक ठंडी पड़ गई। डेमन, मैं थक चुकी हूं। इतना कहकर वो मुड़ी और कमरे से बाहर चली गई। मैं बस उसकी जाती हुई परछाई को देखता रह गया। मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। मैंने गुस्से में बिस्तर पर मुक्का दे मारा और खुद को कोसने लगा। मैं पूरी तरह नाकाम हो चुका हूं। तभी सिस्टम बोला, होस्ट, उसने अपने कमरे का दरवाजा बंद करके किसी को फोन किया है। म्याऊं। फोन पर रेन की आवाज आई, मैं उसे बचाने का कोई भी तरीका ढूंढ लूंगी। यहां तक कि सिस्टम भी कुछ पल के लिए चुप हो गया। मेरे दिल में बेचैनी भर गई। मुझे डर था कि मुझे बचाने के लिए वो कोई बहुत बड़ा पागलपन करने वाली है। तभी सिस्टम बोला, एनक्रिप्टेड नंबर ट्रेस हो गया। सामने वाला इंटरनेशनल ब्लैक मार्केट का डॉक्टर है। मेरी आंखें फैल गईं। रेन, तुम इतनी दूर चली गई? डॉक्टर ने कहा था कि 70% सफलता के साथ हार्ट ट्रांसप्लांट हो सकता है, और रेन ने अपना दिल देने की बात कही थी। उसका ब्लड ग्रुप मैच करता था। वो पहले ही सब चेक कर चुकी थी। मैं दरवाजे को घूरता रहा। थोड़ी देर बाद रेन पानी का गिलास लेकर अंदर आई और मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने हाथ बढ़ाया, लेकिन अचानक रोक लिया। मेरी आवाज भारी हो गई। तुमने किसे फोन किया था? उसने बिना झिझक जवाब दिया, एक हाउसकीपर को। लेकिन मैं जानता था वो झूठ बोल रही है। गुस्से में मैंने गिलास झटक दिया। वो जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया। रेन सहम गई। मैं पूरी ताकत लगाकर उठ बैठा और गरजते हुए बोला, रेन, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझती हो? अपना दिल मुझे दोगी? किसने तुम्हें यह सोचने की भी हिम्मत दी? उसने बस शांत आवाज में कहा, तो तुम्हें सब पता चल गया। मेरी आंखें लाल हो गईं। मैं कांपती आवाज में चीखा, हाँ, मुझे सब पता है, सब कुछ।
मैंने चादर को इतनी जोर से पकड़ा कि उंगलियां सफेद पड़ गईं। फिर गुस्से में दवाइयां, कप और मेज पर रखा हर सामान नीचे फेंक दिया। पूरा कमरा बिखर गया। मैं फिर गरजा, रेन, ऐसा करने की हिम्मत मत करना। इतने दिनों से दबा हुआ हर जज्बात फूट पड़ा। रेन भी टूट गई। वो रोते हुए चीखी, और तुम्हें मुझे छोड़कर जाने की हिम्मत कैसे हुई डेमन? करके तो दिखाओ। उसने मेरा कॉलर कसकर पकड़ लिया। तुमने अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर ली, मुझे दुल्हन के जोड़े में भी देख लिया। अब मुझे अकेला छोड़कर चले जाओगे? यही चाहते हो ना? मैं इनकार करना चाहता था, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। मैंने उसे अपनी तरफ खींच लिया और कसकर गले लगा लिया। वो मेरे सीने से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। कई दिनों से दबा उसका दर्द आखिरकार बाहर निकल आया। सिस्टम घबराई हुई आवाज में बोला, होस्ट, वो अभी ये सर्च कर रही थी कि किसी इंसान को अपनी मर्जी से ऑर्गन डोनेट करने के लिए कैसे मनाया जाए। अगर जरूरत पड़ी तो वो सच में अपना दिल निकाल कर तुम्हें दे देगी। म्याऊं। ये सुनकर मैंने उसे और भी कसकर पकड़ लिया। मेरे अंदर डर का तूफान उठ चुका था। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और सांसें बेकाबू थीं। बहुत देर बाद रोते रोते रेन मेरी बाहों में ही सो गई। मैं जरा भी हिला नहीं। मुझे डर था कि कहीं उसके हाथ फर्श पर बिखरे कांच से न कट। मैं बस उसे अपनी आंखों के सामने अंधेरे में डूबते हुए नहीं देख सकता था। लेकिन मैं कर भी क्या सकता था? मैं बिल्कुल बेबस था। सिर्फ उसे टूटे हुए कांच के टुकड़े एक एक करके समेटते हुए देख सकता था। धीरे धीरे मैं एक लंबे सपने में डूब गया, जहां इस किताब की दुनिया में आने के बाद की सारी यादें फिर से चलने लगीं। कैथेड्रल वाला प्रपोजल फिर मेरी आंखों के सामने था। किस्मत जैसे वहीं लौट आई थी, और आखिर में मैं फिर उसी खंजर से मारा गया। नींद में ही मैं बड़बड़ाया, नहीं, सिस्टम, मिशन, रेन, टार्क मत बनना। 3 दिन बाद मेरी आंख खुली। रेन अब भी मेरे बिस्तर के पास बैठी थी। उसकी आंखें रो रो कर सूज चुकी थीं और आवाज पूरी तरह बैठ गई थी। उसने कांपती आवाज में कहा, मैंने सपना देखा, तुम मुझे छोड़कर चले गए। उसकी बात सुनते ही मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा और आंखों से आंसू बह निकले। वह हमेशा की तरह बहुत प्यार से मुझे साफ करने लगी। तभी सिस्टम बोला, होस्ट, तुम जाग गए। म्याऊं, इस बार तुम पूरे 3 दिन तक बेहोश थे। मैं अंदर तक हिल गया। सिस्टम ने धीरे से कहा, रेन ने 3 दिन और 3 रात बिना सोए तुम्हारी देखभाल की। उसने तुम्हारे सारे डिवाइस देख डाले। कल रात वो बार बार खाली कमरे से पूछ रही थी, सिस्टम, क्या तुम हो? मैं बहुत देर तक चुप रहा, लेकिन आखिर मैंने उसे सब सच बता दिया। ट्रांसमाइग्रेशन सिस्टम, मिशन और तुम्हारे बैकलैश, सब कुछ। तुमने आसान रास्ता छोड़कर उसके लिए सबसे मुश्किल रास्ता चुना था। और अभी जो उसने कहा कि उसने बुरा सपना देखा, वो झूठ था। वो तुम्हें आखिरी बार अलविदा कहने की तैयारी कर रही थी। म्याऊं। रेन ने प्यार से मेरी रजाई ठीक की और मुस्कुराते हुए एक कंसेंट फॉर्म मेरी तरफ बढ़ाया। मुझे एक बहुत अनुभवी जीन रिपेयर एक्सपर्ट मिला है। वो तुम्हारा ऑपरेशन करेगा। रिस्क बहुत ज्यादा है, लेकिन 1,000 में एक उम्मीद अभी भी है। मैं बुदबुदाया, 1,000 में एक, यानी मौत का ही दूसरा नाम। मेरा चेहरा उतरते ही उसकी मुस्कान भी फीकी पड़ गई। मुझे पता था वो अपनी आखिरी उम्मीद इसी दांव पर लगा चुकी थी। 3 दिन पहले ही वो अकेले उस डॉक्टर के पास गई थी। डॉक्टर ने गंभीर आवाज में कहा था, सफलता की संभावना सिर्फ 1,000 में एक है। ऑपरेशन के दौरान भारी ब्लीडिंग या इन्फेक्शन हो सकता है। हो सकता है मरीज ऑपरेशन टेबल से जिंदा ही ना उठे। एक बार फिर सोच लीजिए। लेकिन रेन बिना हिचकिचाए बोली, 1,000 में एक भी काफी है। मुझे भरोसा है, वो मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। और उसी पल उसने फॉर्म पर अपने साइन कर दिए। उसके बाद हर दिन वो मेरे पास बैठती, छोटी छोटी बातें करती, मुझे खबरें पढ़कर सुनाती, सिर्फ इसलिए कि मैं मुस्कुरा दूं। लेकिन बैकलैश की गिनती लगातार चल रही थी। फिर एक दिन वो हमला अचानक आ गया। पूरा शरीर असहनीय दर्द से फटने लगा, जबकि रेन हर पल मेरा ख्याल रख रही थी। उसी समय मेरे चेतना के अंदर सिस्टम की आवाज गूंजी, होस्ट, अगर ये ऑपरेशन सफल हो गया तो मेरा मिशन पूरा हो जाएगा और मुझे हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा। अलविदा। म्याऊं। उसकी आवाज धीरे धीरे दूर होती चली गई और फिर पूरी तरह गायब हो गई।
मुझे ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया। रेन बाहर चुपचाप इंतजार करती रही। 6 घंटे बाद वो थक कर वहीं जमीन पर बैठ गई। तभी एक नर्स भागती हुई बाहर आई और चिल्लाई, मरीज को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, उसके ब्लड ग्रुप का खून तुरंत चाहिए। यह सुनते ही रेन पूरी तरह टूट गई। उसने अपने होंठ इतने जोर से भींच लिए कि खून निकल आया। 12वें घंटे कार्डियक अरेस्ट का अलार्म बज उठा। रेन रोते हुए बड़बड़ाई, डेमन, ये तुम्हारी पत्नी का आदेश है, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। ऑपरेशन लगभग पूरे दिन चलता रहा। आखिर एक युवा डॉक्टर बाहर आया। रेन घबराकर उसकी कोट पकड़ते हुए कांपती आवाज में बोली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तभी पीछे से बुजुर्ग डॉक्टर आए और भारी आवाज में बोले, फिलहाल वो स्थिर है। रेन ने राहत की सांस ली। 22 घंटे बाद ऑपरेशन खत्म हुआ, लेकिन डॉक्टर ने फिर कहा, ऑपरेशन तो सफल रहा, लेकिन बहुत देर तक दिमाग को ऑक्सीजन नहीं मिली। हो सकता है वो कभी होश में ही ना आए। तभी सिस्टम की आखिरी आवाज सुनाई दी, चेतावनी, होस्ट की लाइफ साइन सीमा पर है, मेमोरी प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल एक्टिवेट किया जा रहा है। म्याऊ, म्याऊ, होस्ट, खुश रहना। इसके बाद मैं बहुत लंबे समय तक अस्पताल के बेड पर बेहोश पड़ा रहा। इस दौरान रेन ने मार्लो परिवार की सारी ताकत अपने हाथ में ले ली, हर दुश्मन को खत्म किया और सभी अपराधियों को पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन चाहे जितनी भी व्यस्त हो, वो हर दिन अस्पताल आती, मुझे प्यार से साफ करती और धीरे से कहती, हैप्पी 1000 डे एनिवर्सरी हस्बैंड। उसने उस दिन वाला सोडा कैन टैब संभाल कर रखा था, जिसे अब एक छोटी सी रिंग बनाकर मेरी उंगली में पहनाया हुआ था। वो मेरा हाथ कस कर पकड़ती, मेरे माथे पर हल्का सा किस करती। एक दिन जब उसकी उंगलियां मेरी हथेली पर फिसलीं, मेरी उंगली हल्की सी हिल गई। रेण वहीं जम गई। कांपती आवाज में फुसफुसाई, क्या ये मेरा वहम था? उसने फिर मेरा हाथ पकड़ा। इस बार मेरी उंगलियां दोबारा हिलीं, उसकी सारी हिम्मत टूट गई। वो रोते हुए बोली, ये सपना नहीं है, तुम सच में जाग रहे हो। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोलीं। धुंधली नजर में सबसे पहले रेन दिखाई दी। मैं कुछ कहना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकली। रेन ने तुरंत इमरजेंसी बटन दबा दिया। डॉक्टर और नर्सें दौड़ते हुए अंदर आए। मरीज की हालत गंभीर है, इमरजेंसी शुरू करो। सब अपने अपने काम में लग गए। किसी ने ईसीजी देखा, किसी ने ब्लड प्रेशर। एक डॉक्टर ने मेरी आंखों में टॉर्च डालकर पूछा, डेमन, मेरी आवाज सुन सकते हो? मेरी उंगलियां देखो, कितनी है? चारों तरफ मेडिकल रिपोर्ट्स की आवाजें गूंज रही थीं। मैं बस अपनी उंगलियां हिलाने की कोशिश करता रहा। रेन एक तरफ खड़ी रो रही थी, लेकिन उसकी नजर एक पल के लिए भी मुझसे नहीं हटी। सारी जांच पूरी होने के बाद डॉक्टर बाहर चले गए। रेन धीरे धीरे मेरे पास आई और कुर्सी पर बैठ गई। मैं खाली नजरों से छत को देखता रहा। वो बस मुझे देखती रही। उसके मन में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, वो जाग गया, सच में जाग गया। काफी देर बाद मैंने उसकी तरफ देखा और सूखे होठों से धीरे से पूछा, तुम कौन हो? उसकी आंखें कांप उठीं। आंसू बहते रहे, लेकिन होठों पर मुस्कान आ गई। उसने धीरे से जवाब दिया, मैं रेन हूं। मेरा दिल जोर से धड़का। ऐसा लगा जैसे मुझे उसे पहचानना चाहिए, लेकिन दिमाग पूरी तरह खाली था। कुछ पल बाद मैंने पूछा, क्या हम शादीशुदा हैं? रेन बहुत देर तक चुप रही, फिर खुद को संभालते हुए बोली, हाँ, मैं तुम्हारी पत्नी हूं। ये सुनते ही मैं झटके से उठ बैठा। रेन तुरंत खिड़की की तरफ चली गई। उसने अपने हाथ को दांतों से दबा लिया ताकि रोने की आवाज बाहर न निकले। मेरा गला सूख गया था। मैंने पानी पीने की कोशिश की, लेकिन हाथ कांपने लगे। गिलास हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया और टूट गया। रेन तुरंत दौड़ी, मगर तब तक देर हो चुकी थी। मैं अपने कांपते हाथों को घूरता रहा। गुस्से में मैंने बिस्तर पर जोर से मुक्का मारा। रेन ने मुझे डांटा तक नहीं, बस चुपचाप कांच साफ किया, नया पानी लाकर रखा। लेकिन मैंने उसे भी नीचे गिरा दिया। मेरे सामने से हट जाओ। वो फिर भी शांत रही। बस पानी पोंछते हुए बोली, रिहैब अभी बाकी है, मैं इंतजार करूंगी जब तक तुम तैयार नहीं हो जाते। मैं पूरी तरह उसके सामने हार चुका था। फिजियोथेरेपिस्ट मुझे रिहैब करा रहा था। हिम्मत रखो, मांसपेशियों को स्ट्रेच किए बिना तुम फिर कभी चल नहीं पाओगे। मैंने दांत भींच लिए और दर्द सहते हुए कोशिश करता रहा।
लेकिन आखिर दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं चीख पड़ा और गुस्से में डॉक्टर को लात मारते हुए चिल्लाया, निकल जाओ, सबके सब यहां से निकल जाओ। जाए। नर्स दवा देने ही वाली थी कि उसका हाथ बीच में ही रुक गया। उसने पास खड़े डॉक्टर की तरफ देखा और दोनों चुपचाप कमरे से बाहर चले गए। तभी रैन हाथ में फलों की प्लेट लेकर अंदर आई और खामोशी से मुझे देखने लगी। मैंने ठंडी आवाज में कहा, तुम भी निकल जाओ, मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता। उसने एक शब्द भी नहीं कहा, बस प्लेट मेज पर रखी और चुपचाप मुड़कर चली गई। मैं मन ही मन कड़वी हंसी हंसा। फिर वही वही बेबस दया से भरी खामोशी। कमरे में सन्नाटा छा गया। मेरी नज़र सामने रखी फलों की प्लेट पर टिक गई। वो जा चुकी थी। फिर भी ऐसा क्यों लग रहा था जैसे मेरे अंदर कुछ खाली हो गया हो। तभी अचानक गला बुरी तरह सूखने लगा। मैंने पानी का गिलास उठाने की कोशिश की, लेकिन मेरा हाथ इतनी दूर तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। कॉल बटन भी मेरी पहुंच से बाहर था। बेबसी की एक लहर ने मुझे पूरी तरह जकड़ लिया। मैंने अपने सुन्न पैरों पर गुस्से से मुक्के बरसाते हुए दांत भींच लिए। क्यों? आखिर मेरे साथ ही क्यों? फिर मैंने कंबल को इतनी जोर से पकड़ लिया कि उंगलियां सफेद पड़ गईं। शर्म, गुस्सा और लाचारी मुझे अंदर से तोड़ रहे थे। दिन बीतते गए और मेरा गुस्सा हर दिन बढ़ता गया। एक दिन मैंने गुस्से में दलिया का कटोरा जमीन पर गिरा दिया और रेन पर चिल्लाया, कहा ना मुझे ये नहीं खाना, क्या तुम बाहरी हो? रेन फिर भी कुछ नहीं बोली। वो बस झुककर चुपचाप सफाई करने लगी। लेकिन मैं रुका नहीं। तुम हो कौन? किस हक से मुझे कंट्रोल करती हो? मैं तुम्हें जानता तक नहीं। सफाई पूरी करके वो धीरे से खड़ी हुई। उसके चेहरे पर जरा भी शिकायत या दर्द नहीं था। उसने बस शांत आवाज में कहा, मैं रेन हूं, और आखिरी सांस तक तुम्हारे साथ रहने वाली इंसान भी। मैंने फिर उसके हाथ से दवा झटक दी। मुझे हाथ मत लगाओ, क्या मैं तुम्हें जानता भी हूं? उसने बिना कुछ कहे दवाइयां उठाईं, दोबारा गर्म पानी लाकर मेरे सामने रखा और धीरे से बोली, दवा छोड़ नहीं सकते, तुम्हें ठीक होना है। मैंने झुंझलाकर अपने पैर का ब्रेस भी उतार कर फेंक दिया। मुझे तुम्हारी देखभाल नहीं चाहिए। वो मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गई। उसने अपना हाथ धीरे से मेरे हाथ पर रखा और बिना डरे बोली, मैं इंतजार करूंगी, चाहे जितना भी वक्त लगे। आधी रात का सन्नाटा था। तभी आसमान में इतनी जोरदार गरज हुई कि दिल तक कांप उठा। मैं गहरी नींद में था, जबकि रेन अस्पताल के सोफे पर अकेली खुद को बाहों में समेटे सिकुड़ी हुई लेटी थी। तभी बिजली फिर गरजी। उसका पूरा शरीर डर से कांप उठा और वो होंठ दबाकर चुपचाप रोने लगी। उसी गरज ने मेरी नींद भी तोड़ दी। मैंने मुश्किल से उठकर उसकी तरफ देखा। धीमी धीमी सिसकियों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। मैं हैरान रह गया। रेन को बिजली की गरज से इतना डर लगता था, वो अब भी खुद को कसकर समेटे लगातार रो रही थी। मैंने खुद से पूछा, मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो डरी हुई है? लेकिन मेरा शरीर मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं था। तेज दर्द सहते हुए मैं इंच इंच करके बिस्तर से नीचे उतरा। जैसे ही पैरों ने जमीन छुई, वो बुरी तरह कांपने लगे। फिर भी मैं हर दर्द झेलते हुए उसकी तरफ पड़ता रहा। काफी देर बाद आवाज सुनकर रेन की आंख खुली। तब तक मैं उसके पास पहुंच चुका था और उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। मैंने धीरे से कहा, डरो मत, मैं हूं। रेन के अंदर दबा हुआ हर एहसास जैसे एक साथ उमड़ पड़ा। मैंने उसे और कसकर सीने से लगाते हुए फुसफुसाया, हो सकता है मुझे हमारा अतीत याद ना हो, लेकिन मेरा दिल आज भी सिर्फ तुम्हें पहचानता है। ये सुनते ही रेन खुशी से फूट फूट कर रो पड़ी। उसने भी मुझे कसकर पकड़ लिया। उसके आंसू मेरी शर्ट भिगोते रहे और मैं बस प्यार से उसकी पीठ सहलाता रहा। धीरे धीरे मेरी रिकवरी आगे बढ़ी और आखिरकार मुझे अस्पताल से छुट्टी मिल गई। घर पहुंचकर रेन मुझे व्हील चेयर में बालकनी तक धूप दिखाने ले गई। उसने मेरे कपड़े ठीक किए और मुस्कुराकर पुरानी बातें सुनाने लगी। हम पहली बार एक वेस्टर्न रेस्टोरेंट में मिले थे। तुमने ब्लैक पेपर स्टेक ऑर्डर किया था और फिर शिकायत करने लगे कि सॉस बिल्कुल फीकी है। और तुम्हारा एक पोथोस का पौधा था जो आधा समय तो सूखा ही रहता था। वो एक एक याद सुनाती रही, लेकिन मेरा दिमाग बिल्कुल खाली था। कुछ भी याद नहीं आ रहा था और यही बात मुझे अंदर से बेचैन कर रही थी। उधर रेन अनजान बनकर गुनगुनाते हुए बालकनी के पौधों में पानी देने लगी।
मैंने पूरी ताकत से याद करने की कोशिश की। तभी अचानक मेरे दिमाग में एक धुंधली सी तस्वीर चमकी। मेरे होठों से धीरे से एक शब्द निकला, सिस्टम। रेन का हाथ वहीं रुक गया। फूलों को छूती उसकी उंगलियां एकदम ठहर गईं। मैंने उसकी तरफ देखा और हिचकिचाते हुए पूछा, क्या वो एक बिल्ली थी? मेरे सपने वाली, नीली, फूली सी पूंछ वाली बिल्ली? रेन के होंठ कांप उठे और उसकी आंखों से चुपचाप आंसू बहने लगे। मैं बेचैनी से उसकी तरफ झुक गया। रेन, ये सिस्टम आखिर था क्या? मुझे सब सच बताओ। रेन ने भौहें सिकोड़ लीं लेकिन कुछ नहीं बोली। उसी रात बेडरूम में मैं बिस्तर से टिककर बैठा था। मैंने गंभीर आवाज में कहा, तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो, सिस्टम के बारे में और मेरे अतीत के बारे में भी। रेन ने अपनी ड्रेस का किनारा कसकर पकड़ा। कुछ पल सोचने के बाद वो ड्रेसर के पास गई, दराज खोली और उसमें से भालू के आकार का एक छोटा सा टिन बॉक्स निकाल लाई। वो धीरे धीरे मेरे पास आई। मैं अनजाने में उसकी तरफ झुक गया। उसने उंगलियों से उस डिब्बे पर हाथ फेरा और फिर धीरे से उसका ढक्कन खोला। अंदर कई पुरानी यादगार चीजें रखी थीं और उनके बीच एक खत भी था जो सिस्टम छोड़ गया था। जैसे ही रेन की उंगलियां उस खत को छुईं, मेरे पूरे शरीर में एक झटका सा दौड़ गया। उसने खत उठाया और धीमी आवाज में बोली, यही था सिस्टम, एक नीली बिल्ली। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। वही, मेरे सपने वाली बिल्ली। रेन की आवाज फर्रा गई। उसने खत पढ़ते हुए कहा, उसने लिखा था कि वो एक लकी कैट है। मैं उस खत को बार बार पढ़ता रहा और उसी पल मेरी दबी हुई सारी यादें धीरे धीरे वापस लौटने लगीं। सिस्टम को किताब के कोने चबाते हुए, अस्पताल की छत पर दूर आसमान को घूरता हुआ मैं, रेन का कोल्ड ड्रिंक के कैन की टैब आगे बढ़ाकर मुझे प्रपोज करना, और वो चमकता हुआ खंजर, ये सारी यादें एक साथ मेरे दिमाग में बिजली की तरह कौंध गईं। अगले ही पल मैंने रेन को अपनी बाहों में कसकर भर लिया। मैंने अपना चेहरा उसके कंधे में छिपा लिया और मेरी आंखों से आंसू लगातार बहने लगे। मैं बस बार बार एक ही बात दोहराता रहा, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। रेन समझ गई कि मुझे सब कुछ याद आ चुका है। उसने भी मुझे उतनी ही मजबूती से गले लगा लिया। मैंने भारी आवाज में कहा, मैं इस दुनिया का नहीं हूं। मैं यहाँ एक मिशन के लिए आया था। तुम्हें प्यार करना उस मिशन का हिस्सा था, लेकिन मेरा प्यार बिल्कुल सच्चा था। रैन ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मुझे पता है। मैं हैरान होकर उससे अलग हुआ और उलझन भरी नजरों से उसे देखने लगा। वो कुछ पल चुप रही, फिर मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोली, जिस दिन तुम मेरे लिए उस ट्रक के सामने कूद गए थे, उसी दिन मुझे शक हो गया था। कोई भी सामान्य इंसान ऐसे अपनी जान दांव पर नहीं लगाता, और तेज बुखार में कोई मिशन और करप्शन मीटर की बातें भी नहीं करता। मैं बस एक दांव खेल रही थी कि तुम्हारे असली जज्बात तुम्हारे मिशन से थोड़े ही सही लेकिन ज्यादा होंगे। उसकी बातें सुनते ही मेरे अंदर अपराध बोध का सैलाब उमड़ पड़ा। मैं पूरी तरह टूट गया और उसे कसकर सीने से लगा लिया। रैन प्यार से मेरी पीठ सहलाने लगी। मैंने भर्राई हुई आवाज में पूछा, इन 3 सालों में तुमने खुद को कैसे संभाला? रैन ने धीरे से कहा, मैं हर दिन तुमसे बातें करती थी, तुम्हें न्यूज़ पढ़कर सुनाती थी, यहाँ तक कि उस बूढ़े विक्टर की शिकायतें भी तुमसे करती थी। डॉक्टर कहते थे कि तुम कुछ सुन नहीं सकते, लेकिन मैंने कभी उनकी बात नहीं मानी। मैं खुद से बस यही कहती रही कि तुम मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। मुझे अपनी यादें वापस मिल चुकी थीं और रेन अब सुरक्षित थी। ये देखकर सिस्टम के दिल का आखिरी बोझ भी उतर गया। तभी रेन ने अचानक चौंक कर पूछा, अभी क्या वो सिस्टम था? मैंने फौरन पीछे मुड़कर देखा, लेकिन तब तक सिस्टम जा चुका था। 5 साल बाद मैं और रेन अपनी बेटी ग्रैस के साथ बैठकर ब्लॉक्स से खेल रहे थे। आज ग्रैस का बर्थडे था। वो बड़ी खुशी से अपने ब्लॉक्स जोड़ रही थी। टेबल पर बर्थडे केक रखा था। उसने आंखें बंद करके विश मांगी, मोमबत्तियां बुझाईं और खुशी से ताली बजाने लगी। रेन ने मुस्कुराते हुए उसके होंठ नैपकिन से साफ किए और बोली, आराम से खाओ, वरना गले में अटक जाएगा। मैं मुस्कुराते हुए अपनी बेटी के बाल सहलाने लगा। तभी ग्रेस ने स्ट्रॉबेरी का एक टुकड़ा खाया और अचानक खिड़की की तरफ देखने लगी। वो हाथ में फोक लिए दौड़कर खिड़की तक गई और उत्साह से बोली, मॉमी, डैडी, देखो,
वहाँ एक मोटू सा किटी है। उसकी आंखें बिल्कुल मेरी स्टोरी बुक वाली कैट जैसी चमक रही हैं। मैं और रेन एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए, फिर बाहर देखा। मैंने ग्रेस के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, वो लकी कैट है, तुम्हें ब्लेसिंग देने आया है। ग्रेस फिर से खुशी खुशी अपने ब्लॉक्स में खो गई। खाना खत्म होने के बाद रेन अकेले बालकनी में चली गई। उसकी आंखों में हल्की सी उदासी थी। मैं भी उसके पीछे गया, उसका हाथ थामा और पीछे से उसे बाहों में भर लिया। मैंने उसके कान के पास धीरे से कहा, अब सब कुछ बीत चुका है और अब हम सच में खुश हैं। रेन ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। हाँ, अब हम सच में खुश हैं। तभी ग्रेस अपना ब्लॉक से बना कास्टल उठाए दौड़ती हुई आई और चहक कर बोली, मॉमी, डैडी, मेरा कासल देखो। रात होने पर मैं अकेला स्टडी रूम में गया और न्यूरोलॉजी की एक किताब उठाकर पढ़ने लगा। अचानक किताब मेरे हाथ से फिसलकर जमीन पर गिर गई। उसके पीछे एक प्यारी सी कैट की तस्वीर बनी हुई थी। मैं झुककर उसे उठाने लगा। जैसे ही मेरी उंगलियां उसके कवर से टकराईं, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसमें किसी की गर्माहट अब भी बाकी हो। मैंने धीरे से किताब खोली और उसके अंदर सिस्टम का मेरे लिए छोड़ा हुआ आखिरी सरप्राइज था। उसे पढ़ते ही मेरी आंखें फैल गईं। उस पर बच्चों जैसी शरारती लिखावट में लिखा था, मेरे बेवकूफ होस्ट और उसकी जिद्दी वाइफ, इस कैट ने इस बार रूल्स तोड़ दिए। मैंने सर्जरी के दौरान उस 1,000 में मिलने वाले मिरेकल को खरीदने के लिए अपने सारे पॉइंट्स और अपनी सारी एनर्जी खर्च कर दी। थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। मैं बस तुम दोनों को रोते हुए नहीं देख सकता था। अब साथ साथ बूढ़े होना, हमेशा के लिए। तुम्हारा सिस्टम, हर शब्द सीधे मेरे दिल में उतर गया। मेरी आंखें भर आईं। मैंने किताब को सीने से लगाकर फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। तभी रेन पीछे से आई और बिना कुछ कहे मेरी कमर में अपनी बाहें डाल दी। उसने अपना सिर मेरी पीठ पर टिका दिया। उसकी आंखों से भी खामोशी से आंसू बहने लगे। सिस्टम की आखिरी ब्लेसिंग के साथ हमारी जिंदगी आखिरकार सुकून से भर गई। आने वाले हर साल में हमारी खुशियां बस और बढ़ती चली गईं। दूसरी दुनिया की एक सुनसान गली में एक सुनहरे बालों वाला लड़का 3 लड़की गुंडों से घिरा खड़ा था। उसने परेशान होकर कहा, देखो, मुझे सच में कोई कैट नहीं चाहिए। उनकी लीडर ने भौं उठाकर कहा, तो फिर कैट की जगह मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। उसकी बाहों में जो आलसी सा किटी था, वो कोई और नहीं बल्कि दोबारा जन्मा हुआ सिस्टम था। लड़का बेबस होकर कुछ पल खड़ा रहा, फिर हार मानकर बोला, ठीक है, कैट ही दे दो। लड़की ने कैट उसकी बाहों में थमा दिया और जाते जाते उसके सिर पर हल्की सी चपत भी लगा दी। अगले ही पल सिस्टम फुर्ती से उसकी पकड़ से कूद गया और बड़ी शरारती मुस्कान के साथ उसे देखने लगा।